मैंने बस एक मिट्टी के गड्ढे के दोनों तरफ 2 बाल्टी पानी डाला और मुझे मिल गया हमेशा के लिए कभी ना खत्म होने वाला इन्फिनिट पानी। वहां से गुजर रहे एक लड़के ने मुझे भगवान समझ लिया और सीधे मेरे सामने घुटने टेक दिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, भगवान भाई उसे बचा लो। विलेज के लोगों से जुड़ने के लिए मैंने उस लड़की की मदद करने का सोचा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे एक गाय ला दो तो मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर सकता हूँ। दरअसल मैं एमसी सिस्टम लेकर यहाँ आया था और एमसी में गाय का दूध हर बीमारी ठीक करता है। अब तो यही ट्राई करना था। बहुत शुक्रिया भाई, मैं ज़रूर गाय लाऊंगा। और कुछ चाहिए? बस मुझे वाइट भाई बोलो। घर में कोई धागा है? मुझे फिशिंग रॉड बनानी है। हाँ है, लेकिन वाइट भाई यहाँ तो सारी नदियाँ सूख गई हैं। मछली कहाँ पकड़ोगे? मैंने उस छोटे से पानी के गड्ढे की तरफ देखा और कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। चिंता मत करो, मछली ना हो तो भी मैं निकाल लूंगा। लियू शाओर विदा लेकर दौड़ता हुआ घर गया, लेकिन वहां उसके बाप लियूदा ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। कमजात, काम नहीं करेगा, इधर उधर भागता रहेगा। माँ बीमार है, पता नहीं क्या। लियू शाओर रोते हुए चिल्लाया, रुको बाबा, मुझे माँ को ठीक करने का तरीका मिल गया है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसने बताया? जंगल में रहने वाले वाइट भाई ने। उन्होंने कहा बस एक गाय चाहिए। लेकिन यह सुनकर लियोदा खुश नहीं हुआ, बल्कि वो उदास होकर बैठ गया। अकाल के जमाने में जंगल में रहने वाला कोई इंसान? उसे लगा बेटा किसी जादूगर के चक्कर में पड़ गया है। मेरी किस्मत में नहीं था तेरी माँ को बचाना, और अब तुझे भी बचा नहीं सकता। लियू शावर समझाने की कोशिश करता रहा। बाबा, वाइट भाई अच्छे इंसान हैं, बस एक धागा मांगा है। लेकिन लियूदा ने सुना नहीं। घर की आखिरी 2 मुर्गियां उठाई और बोला, तू अभी छोटा है, जिंदगी अभी बाकी है। मैं खुद जाकर उस जादूगर से मिलूंगा। घर की जिम्मेदारी तुझ पे है। उधर मैं अभी अभी लकड़ी के तख्त से उठा था। इस खुरदरे तख्त पर नींद बिल्कुल नहीं आती। जल्दी कुछ ऊन जुटानी होगी, एक ढंग का बिस्तर बनाना है। दरवाजे पर कदम रखा, वुडन पैनल दबा, दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया। सामने कुछ दिन पहले लगाए हुए पेड़ पूरी तरह बड़े हो चुके थे। मैंने हाथ रगड़े और हवा में उछाला। स्टोन एक्स हाथ में आ गई। अपना स्पेस इन्वेंट्री बहुत काम का है। लकड़ी काटी, ब्लॉक सीधे स्पेस में चले गए। तभी दूर से आवाज आई, वाइट भाई धागा ले आया। लियू शाओर थोड़ा शर्माते हुए सिर खुजाने लगा। तभी पीछे से लियू दा की नजर पड़ी एक सुनहरे गेहूं के खेत पर। इस मौसम में पका हुआ गेहूं? डर तो लग रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने दोनों हाथों से मुर्गियां आगे रखीं और बोला, वाइट साहब, मेरी जान लो लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। ये दोनों मुर्गियां आपकी तपस्या में खलल डालने की माफी के तौर पर। मैं कंफ्यूज हो गया, मदद करने आया था और अचानक मैं विलन बन गया। लियू शाओर आगे आया। बाबा आपको जादूगर समझ रहे हैं, कह रहे हैं आपने मुझे बहका दिया। मुझे हंसी भी आई और झल्लाहट भी। लियू चाचा, मेरी लियू शाओर से कोई दुश्मनी नहीं, मैं वादा निभाऊंगा। लियू दा अभी भी शक में था। तो मैंने एक प्लान सोचा। ये दोनों मुर्गियां जरा मुझे दो, एक एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने खेत में से 2 कच्ची वीट की बालियां तोड़ दी। लियू शाओ और दुखी होकर बोला, वाइट भाई ये क्यों तोड़ा? कुछ नहीं होता, इन सीड्स का कुछ और काम है। लियूला की हैरान नजरों के सामने जमीन से सीड्स उड़कर मेरी हथेली में आ गए। कुछ दिखाना जरूरी था, वरना ये चाचा मानेंगे नहीं। मैंने सीड्स निकाले। दोनों मुर्गियां एकदम एक्साइटेड हो गईं। मेरे हाथ पर नजरें गड़ा ली। मन में बोला, ब्रीड करो। अगले ही पल लियूला की आंखें फटी रह गईं। लियू शाओ और भी कुछ बोल नहीं पाया। देखते देखते दोनों मुर्गियां पास आईं और 3 सेकंड्स में एक फ्लफी चूजा निकल आया। कैसा लगा लियू चाचा? जादूगर ऐसा नहीं कर सकता। लियू दा का दिमाग कंप्लीट हो गया। बिना अंडे दिए सीधे चूजा, ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। हैराम, मैंने भगवान को ही जादूगर समझ लिया। लियू दा की टांगे कांपी और वो धड़ाम से घुटने टेक कर माथा रगड़ने लगा। माफ करो भगवान, मुझे नहीं पता था आप खुद नीचे आए हैं। मैं घबरा गया और उन्हें उठाने लगा। रुको रुको लियू चाचा, ऐसा मत करो, मैं कोई भगवान नहीं, बस एक ऑर्डिनरी स्टीव हूँ। लेकिन लियू दा को स्टीव का मतलब नहीं पता था। वो झुके ही रहे। उन्होंने लियू शाओर को डांटा, कमजात, भगवान के सामने झुको नहीं क्या? मैंने झल्लाते हुए टॉपिक बदला। कब लाओगे भाभी को? बीमारी को और मत खींचो। कल। वाइट साहब कल आ सकते हैं? गाय बस विलेज के मुखिया के पास है। मैं उनसे पूछता हूँ बेचेंगे या नहीं। खरीदनी नहीं, बस एक दिन के लिए उधार लेनी है। गाय को कुछ नहीं होगा। जैसा आप कहें भगवान जी। ल्यूदा थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, एक बात और कहनी थी। आप यहाँ अकेले रहते हो, बहुत तकलीफ होती होगी। क्या शावर आपके पास रह सकता है? आपकी सेवा करेगा। ल्यू शावर फौरन घुटने टेककर बोला, मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूँ। मैंने सोचा, एमसी वर्ल्ड की वजह से खाना पानी तो है, लेकिन लेवल कम होने से इस पहाड़ी से बाहर नहीं जा सकता। विलेज से डील करने के लिए एक लोकल बंदा जरूरी है। नौकर वॉकर नहीं, लेकिन हाँ, मुझे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। शावर, मेरा छोटा भाई बनकर काम कर लो। बहुत शुक्रिया भगवान जी। ल्यूदा आदर से झुककर चले गए। जब तक वो दिखते रहे तब तक सीरियस रहे। फिर दूर जाकर मुस्कुराते हुए सोचने लगे, बीवी बचेगी और ऊपर से एक भगवान से यारी हो गई। शानदार। उन दोनों को विदा करके मैंने धागे और लकड़ी की छड़ी को क्राफ्टिंग टेबल पर रखा। फिशिंग रॉड तैयार हो गई। उस एक ब्लॉक वाले पानी के गड्ढे में लाइन डाली। थोड़ी देर में हलचल हुई। हाँ, लग गई। निकली एक स्नोफिश। बिल्कुल सही, जहां पानी हो वहां मछली मिलेगी ही। अब फिश मिलती रहेगी।
लकी रहा तो एन्चांटेड रॉड भी मिल जाए। मैं बार बार लाइन डालता रहा, मजा आ रहा था। उधर लियूदा को एक नई मुसीबत मिल गई। तुम कह रहे हो जंगल में कोई भगवान मिला और गाय से बीमारी ठीक होगी? विलेज के मुखिया लियूशी दे ने भौहें चढ़ाते हुए दाढ़ी सहलाई। साफ था उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ मुखिया जी, पूरे विलेज में बस आपके पास एक गाय है। एक दिन के लिए दे दो, नहीं तो खरीद लेता हूँ अपनी जमीन के बदले। लियो दादा, मुझे गाय देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो। लियो शी ने एक लंबी सांस ली। गाय से पैसे लेकर डॉक्टर बुलाता तो वो बिना सोचे उधार दे देते, लेकिन ये भगवान गाय वाला किस्सा बहुत अटपटा था। ठीक है, गाय दूंगा, लेकिन कल मैं भी साथ चलूंगा। लियूदा के जाते ही मुखिया का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। समझे, कल सुबह उस आदमी को पकड़ना है। एक हट्टे कट्टे नौजवान ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। कौन सा ढोंगी है जो हमारे विलेज में आकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है? सुबह होते ही दबोच लेंगे। मुखिया लियू शिदे ने सिर हिलाया। दोनों ने प्लान बना लिया, लेकिन उसी रात लियूदा की बीवी की तबीयत बिगड़ गई। देर रात मुखिया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। लियू शिदे ने दरवाजा खोला। सामने लियू शाओर था, हांफते हुए। माँ का बुखार बहुत तेज है, बड़बड़ा रही है। बाबा ने भेजा है, अभी व्हाइट भाई के पास चलना है। मुखिया की नींद उड़ गई। रुको, पहले वांग जोंग वैद को बुलाते हैं। नहीं डॉक्टर नहीं, हमें गाय चाहिए। अभी भी उसी ढोंगी पर भरोसा है? तुम भी अपने बाबा जैसे हो। प्लीज मुखिया दादा, गाय दे दो। लियू शार की आंखें भर आईं। मुखिया बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए और साथ चल दिए। देखो वहाँ, वाइट भाई अभी तक जाग रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। मछली? मुखिया हैरान। यहाँ तो कोई नदी नहीं है, मछली कहाँ से? लियू शार ने डायरेक्शन दिखाया। मुखिया ने देखा, मैं उस सूखे से गड्ढे के सामने बैठा था। मन में आया यहाँ कोई मछली नहीं। तभी छपा की आवाज आई। आधे मीटर की बड़ी मछली बाहर निकली और एक गोल्डन लाइट बनकर मेरे स्पेस में गायब हो गई। मुखिया का दिल धड़क उठा। क्या सच में कोई भगवान है यहाँ? वाइट भाई, गाय ले आया, माँ को बचा लो। लियू शाओर की आवाज़ सुनकर मैं समझ गया, भाभी की हालत ज़्यादा खराब हो गई है, जल्दी गाय लाओ। मैंने बकेट का सारा पानी खाली किया। पास खड़े मुखिया को यह देखकर दुख हुआ, लेकिन मैंने इग्नोर किया। पहले जान बचानी है। मैंने खाली बकेट पकड़ी, पुरानी गाय के पीछे गया और मन में बोला, मिल्क लो। सफ़ेद दूध नीचे से उमड़ा और पूरी बकेट भर गई। मुखिया की आंखें फटी रह गई। ये तो नर गाय थी। मैंने लकड़ी के बोल में दूध निकाला। बस इतना दूध पिला दो भाभी को, ठीक हो जाएंगी। अगले ही पल ये लान का सिर झुका और वो गहरी नींद में सो गई। बहन, बहन। लियूदा घबराया। वाइट साहब, मेरी बहन को क्या हुआ? घबराओ मत, बीमारी ठीक हो गई है, बस थकान से सो गई है। मैंने चैन की सांस ली, जान बच गई। सब खुश हो गए, लेकिन मुखिया लियू शिदे की नज़र उस पानी के गड्ढे पर थी। एक हफ्ते से विलेज का अंडरग्राउंड वाटर सूखा पड़ा था, लेकिन यह गड्ढा, कितनी बार पानी निकाला फिर भी खत्म नहीं हुआ। मुखिया ने धीरे से हाथ डाला। बिना सोचे थोड़ा पानी हथेली में लिया और मुंह में डाल लिया। ठंडा मीठा, जैसे पहाड़ी झरने का पानी। यह तो सच में जान बचाने वाला पानी है। विलेज की फसल बच जाएगी। अब मुखिया को पूरा यकीन हो गया, ये लड़का सच में भगवान है। क्या तुम लियू शॉवर के दादाजी हो? मुखिया खुशी से लाल हो गए। नहीं नहीं, मैं लियू शॉवर का दादा नहीं, लियू जी के विलेज का मुखिया हूँ। कहते कहते वो भी घुटने टेकने लगे। लियू शिदे आपके दर्शन करता है। यार, इनमें से हर कोई मुझे देखते ही घुटने टेक देता है। मैंने उन्हें उठाया। उठो उठो, मैं बस एक ऑर्डिनरी स्टीव हूँ। लेकिन मुखिया अभी भी कांप रहे थे, खासकर दाईं टांग बहुत हिल रही थी। लगा कोई पुरानी तकलीफ है। मैंने कुछ और बकेट दूध निकाला और सबको पिलाया। कैसा लग रहा है यार? बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई। मुझे भी। मुखिया सबसे ज्यादा हैरान थे। वो पुराना दर्द जो ठंड में उठता था, एकदम गायब। बहुत शुक्रिया भाई साहब। मुखिया जानते थे मुझे घुटने टेकना पसंद नहीं, तो हाथ जोड़कर बोले। फिर थोड़ा रुककर हिम्मत करते हुए बोले, एक बात कहनी थी। पानी की बात है ना? हाँ, 3 महीने से बारिश नहीं हुई। अगर आप ऊपर ड्रैगन किंग को कह सकें तो यही मैं भी करना चाहता था। चलो मेरे साथ। सबको साथ लेकर मैं लियू जी के विलेज की तरफ चला। पिछले कुछ दिनों में खेती और फिशिंग से काफ़ी एक्सपीरियंस मिली। अब लेवल 8 हो गया था। रेंज भी विलेज की बॉर्डर तक पहुंचने लगी थी। जब एयर वॉल के पास पहुंचा तो रुक गया। ठीक है, यही करते हैं। मैंने एक गड्ढा खोदा, दोनों तरफ 2 बकेट पानी डाला। इन्फिनिट वाटर सोर्स तैयार। मुखिया जी, विलेज वालों को बता देना यहाँ आकर पानी ले जाए। मुखिया उस गोल पानी को देखकर खुशी से झूम उठे। समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन भगवान का काम है तो जरूर सही होगा। विलेज में नहीं चलोगे? लियू शावर थोड़ा उदास हुआ। जाना तो चाहता हूँ, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। क्या कोई दिक्कत है वाइट साहब? मुखिया ने ध्यान से पूछा। मैंने सोचा छुपाने का कोई फायदा नहीं, सीधे बता देता हूँ। और मैं एयर वॉल से बाहर निकल गया। तभी अचानक सब कुछ हिलने लगा। जोर का भूकंप आया। मुखिया लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचे। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो साफ नीले आसमान में काली काली दरारें पड़ने लगी, जैसे जाले फैल रहे हों चारों तरफ। हे भगवान, आसमान फट रहा है। मुखिया की टांगें कांप गईं। वो जमीन पर बैठ गए। वाइट साहब, वाइट साहब, आप अंदर जाओ, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। मैं फौरन वॉल के अंदर आ गया। दरारें गायब, वापस नॉर्मल। विलेज की तरफ जाते हुए मुखिया एकदम चुप रहे, जैसे कोई सोच में डूब गया हो। वो तबाही का नज़ारा दिमाग से नहीं जा रहा था। अब समझ में आया, भगवान और इंसान की दुनिया अलग होती है। वाइट साहब जैसे पावरफुल भगवान भी नीचे आए तो उन्हें रोकना पड़ता है, वरना सब बर्बाद हो जाए।
वाइट साहब सच में अच्छे भगवान है। इसी सोच के साथ मुखिया घर के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन अपने बेटे को देखकर चौंक गए। बाबा, कब चले उस ढोंगी की धुनाई करने? मुखिया का हाथ उठा, एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। बेवकूफ। फिर वो डरते हुए आसमान की तरफ हाथ जोड़कर बोले, वाइट साहब, माफ करना, हमें नहीं पता था आप खुद आए हैं। इस नादान को माफ कर देना। बेटा हक्का बक्का खड़ा था। अरे विलेज वालों को बुला, जरूरी बात करनी है। उधर मैं भी ये सब सुनकर मन में सोच रहा था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो और गहरी होती जा रही है। एयर वॉल से बाहर निकलने का धमाका इतना बड़ा होगा ये मुझे भी नहीं पता था। आसमान में दरारें, भूकंप, ये सब हुआ। खैर भगवान है तो भगवान सही। अभी मुझे लेवल जल्दी बढ़ाना है। 2 लेवल और ऊपर गया तो रेंज विलेज तक पहुंच जाएगी। फिर देखते हैं क्या होता है। ओ विलेज वालों, मुखिया ने क्यों बुलाया? हाँ, खेत में काम बाकी है। मुखिया मुस्कुराते हुए आगे चलते रहे। आगे जाकर खुद देख लो। कुछ लोग भागकर आगे गए। पानी, सच में पानी है। इतना मीठा पानी, जितने लोग आए सब उस पर टूट पड़े। अरे यार, कितने दिनों बाद ऐसे पानी पिया। लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ अजीब लगा। यह पानी अपने आप बन रहा था और कभी खत्म नहीं हो रहा था और कभी खत्म नहीं हो रहा था। मुखिया जी, अब बताओ ये हो कैसे रहा है? मुखिया ने रात भर पूरा किस्सा सुनाया। मुखिया जी, बात तो जरा अटपटी है यार। यकीन नहीं आता कि भगवान हमारे जैसी जगह क्यों आएंगे। ठीक है, तो फिर इस पानी के नीचे की मिट्टी खोद कर देखो। जब नीचे से पूरी मिट्टी हटाई, सबने एक दूसरे को देखा। वो एक छोटी सी ब्लॉक पानी हवा में तैर रही थी और उससे लगातार पानी बह रहा था। ये काम सिर्फ एक ही चीज कर सकती थी। सच में भगवान आए हैं। हाँ भाई, यही है वाइट साहब का दिया हुआ पानी। कितने अच्छे हैं वाइट साहब। मुखिया से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। बस अच्छे हैं? कम से कम एक मंदिर बनाओ, इस पानी को वहां रखो। उधर जंगल में मछली पकड़ रहे हैं, मुझे विलेज का ये सब पता नहीं था। मैं बस एक पुराना चमड़े का जूता देखकर परेशान था जो अभी अभी निकला था। इतनी देर से लाइन डाली, निकला क्या? एक घिसा पिटा जूता। मैंने उदास होकर वो जूता लियू शॉवर की तरफ फेंका। ले, तेरे काम का हो तो रख। लियू शॉवर हैरान होकर बोला, यार तुम रियली कमाल हो, पानी में से जूता निकाल लिया। वैसे लियू शॉवर को घर पर माँ की देखभाल करनी थी, लेकिन उसके बाबा ने उसे कोई काम नहीं करने दिया, उसे सीधे घर से निकाल दिया। अब तेरा काम है वाइट साहब के पास रहना। वापस आने की हिम्मत की तो टांगे तोड़ दूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ था तो कुछ देना तो बनता था। लियू शावर ने वो लेदर बूट्स पहने। यार एकदम फिट हैं, घास के जूतों से बहुत अच्छे हैं। चाकू से अपने हाथ पर जरा खींच कर देख। लियू शाओ एयर ने बिना सोचे हाथ पर चाकू मारा। हाथ पर बस एक सफेद निशान पड़ा, दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो कमाल है। अब कंफर्म हो गया, इक्विपमेंट की आर्मर वैल्यू दूसरों पर भी काम करती है और इफेक्ट भी काफी अच्छा है। अगर पूरा आर्मर सेट बन जाए तो शायद कोई हथियार असर ही ना करे। लेकिन लियू शावर का चेहरा उदास था। इतनी कीमती चीज, क्या वो इसके लायक था? मैं समझ गया और बोला, ये बूट्स मुझे वैसे भी काम नहीं आते, रख लो बिना झिझक के। ठीक है ओल्ड ब्रो। फिर मैंने शावर को पेड़ काटने और मछली पकड़ने को कहा, लेकिन गेम प्लेयर्स की तरह उससे कोई रिसोर्स नहीं निकला। थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि विलेज वालों से सप्लाईज कलेक्ट नहीं करवा सकता। तभी एक आइडिया आया, शायद कंपोस्ट बकेट काम करे। मैंने बकेट निकाली और शावर से कहा, घास तोड़कर इसमें डालते जाओ। दोनों की उम्मीद भरी नजरों के सामने वो घास ग्रीन पार्टिकल्स में बदल गई। हो गया। आखिरकार एक ऐसी चीज मिली जो विलेज वाले यूज कर सकते थे। जैसे जैसे प्लांट्स डाले जाते रहे, बकेट में ऐश जैसा ब्लॉक बनने लगा। इससे मिलने वाली बोन मील से मैं विलेज वालों से बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करवा सकता था। चलो, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, वाटर सोर्स वाली बात विलेज वालों को बताई? हाँ हाँ, मैं आया तब भी बहुत लोग वहां पानी भर रहे थे। तो चलो एक बार देखते हैं, मैं भी साथ चलूंगा। रास्ते में लियू शाओ और बड़े ध्यान से अपनी टोकरी संभालता रहा, जिसमें मेरा दिया खाना था। शार, इतना संभाल कर मत चल। ये अंडे घर ले जाकर माँ को खिला देना। लेकिन लियू शाओर ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। ये अंडे हम इकट्ठे करके शहर में बेचते हैं, खुद नहीं खाते। क्या तुमने कभी अंडा नहीं खाया? ये बोलते ही मुझे खुद पर झल्लाहट हुई। ये लोग तो तबाही झेल रहे हैं, इन्हें अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा? ये तो वही बात हो गई, रोटी नहीं है तो केक खाओ। मैंने फौरन माफी मांगी। सॉरी शायर, मेरा कोई बुरा मतलब नहीं था। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी रही, तुम लोगों की तकलीफ का अंदाजा नहीं था। लेकिन लियू शाओर हैरान होकर बोला, ओल्ड ब्रो, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप तो भगवान हो। शाओर, ये सोच गलत है। मैंने ठीक से समझाते हुए कहा, पहली बात, मैं भगवान नहीं हूँ। दूसरी बात, भगवान भी हो तो गलती होने पर माफी मांगनी चाहिए। लोगों की भीड़ 2 हिस्सों में बटी थी। सब उस वाटर सोर्स के ऊपर बनी छोटी सी वेदी को घुटने टेक कर पूज रहे थे। मुखिया लियो सीधे आगे खड़े अगरबत्ती पड़े कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही वो घबरा गए। वाइट साहब ने कहा था घुटने मत टेकना, ये देखकर कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं वापस ऊपर ना चले जाएं। मुखिया की घबराहट बढ़ती गई और दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। फिर उन्होंने खुद ही धड़ाम से घुटने टेक दिए। ग्रामवासी लियू शीदे वाइट साहब का स्वागत करते हैं। अगले ही पल उन्हें अपनी गलती समझाई। अब तो गए काम से। क्या वही वाइट साहब हैं? सच में नॉर्मल लोगों जैसे नहीं लगते, कितने हैंडसम हैं। चुप, वाइट साहब देख रहे हैं। मैंने इन सबको देखकर मनी मन हंसी रोकी। मुखिया जी, मैं सच में भगवान नहीं हूँ। घुटने टेकना बंद करो, सब उठो। जब सब खड़े हुए तो मैं एक पल के लिए रुक गया। यहाँ के लोग इतने दुबले पतले थे, हड्डियां दिख रही थीं, लगभग इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। मैंने लकड़ी का प्लेटफॉर्म निकाला,
मुखिया जी, विलेज में कितने घर और कितने लोग हैं? 14 घर, कुल 54 लोग। मैंने अपनी सारी बची हुई ब्लड फिश प्लेटफॉर्म पर रख दी। पूरा प्लेटफॉर्म भर गया। मछली, इतनी बड़ी मछली, जब से नदियां सूखी थीं किसी ने मछली नहीं देखी थी। सबकी आंखें फटी रह गई। ये सारी मछलियां मुखिया जी को दे रहा हूँ। हर घर में बराबर बांट देना। आगे भी यहाँ आकर खाना दूंगा। यह सब फ्री में और आगे भी मिलता रहेगा। विलेज वाले रोना चाहते थे, हंसना चाहते थे। डर बस इतना था कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, वरना सब उनके पांव ही पकड़ लेते। फिर मैंने 7 कॉम्पोस्ट बकेट्स प्लेटफॉर्म के किनारे रख दिए। इन सब बकेट्स में पत्ते या कोई भी प्लांट डालते रहना। कैसे करना है लियू शाओ और बताएगा। इससे जो बोन मील बनेगी उससे काफी वीट उग सकती है, इतनी कि पूरा विलेज खा सके। विलेज वाले दिल से तैयार थे। 7 क्या, 70 बकेट्स भी भर देते। खेती से तो ये बहुत आसान था। शुक्रिया वाइट साहब, शुक्रिया। मैंने कहा ना, भगवान नहीं हूं। मैं थक कर वापस जंगल की तरफ चल दिया। विलेज वाले अब रुक नहीं पाए। हाँ यार, खाना मिलेगा, मेरे बच्चों की जान बचेगी। कोई जमीन पर माथा टेक रहा था, कोई नाच रहा था, कोई भागा जा रहा था। जब थोड़ा शांत हुए तो मुखिया भर्राई आवाज में बोले, आज सच में बहुत अच्छा दिन है, जाओ मछली घर ले जाओ। अगले कुछ दिन मैं लगभग पूरे वक्त वाटर सोर्स के पास मछलियां पकड़ता रहा। बस एक लेवल और चाहिए था, फिर रेंज पूरे विलेज तक पहुंच जाती। शावर जाकर विलेज वालों को बोल दो, अगले कुछ दिनों में विलेज में कुछ बदलाव होंगे। घबराना नहीं, सब मेरी तरफ से होगा। ठीक है। शावर चला गया। मैं भी मन ही मन सोचने लगा, मैं तो विलेज वालों से डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग मुझे देखते ही कांपने लगते हैं, मुंह से बोल नहीं निकलता। तो अभी शावर के जरिए ही काम चलाना होगा। शावर गांव के रास्ते से गुजरा तो मुखिया के घर के सामने बहुत शोर था। थोड़ा और बाईं तरफ, बस ज्यादा हो गया, थोड़ा दाईं तरफ। ठीक है, यहीं रखो। मुखिया जी, ये क्या हो रहा है? ये तो आपकी फेवरेट चेयर है, इसे यहाँ क्यों लाए? अरे ये क्या है? मुझे जल्दी ये घर तैयार करना है। वाइट साहब के लिए एक ढंग की जगह बनानी है। शाओ कंफ्यूज हो गया। लेकिन ओल्ड ब्रो ने कहा था वो विलेज में नहीं रहेंगे। रहेंगे या नहीं, वो अलग बात है, करना हमारा काम है। तो अभी छोटा है, सीख। मुखिया मुस्कुराते हुए सबको अंदर सामान लाने का इशारा करते रहे। हाँ, विलेज में जो थोड़ा ढंग का है वो यही पुराना घर है। वाइट साहब यहाँ आराम कर सकें, ये हमारी खुशकिस्मती होगी। जब से बात फैली सब खुद ही सामान लेकर चले आए। सही बात है, लकड़ी का सामान भला वाइट साहब के उपकार के बदले क्या है। इतने साल विलेज का मुखिया रहा, कभी ऐसी तेजी नहीं दिखी। मुखिया जी, अगर आप में वाइट साहब जैसी थोड़ी सी भी काबिलियत होती तो मैं रोज आपके लिए शौचालय साफ करता। सब जोर से हंसे, माहौल खुशनुमा हो गया। उधर पड़ोसी जैंग विलेज के जान युआन को उसके अपने विलेज से बाहर निकाल दिया गया था चोरी की वजह से। जाओ यहाँ से, किसी चीज की जरूरत नहीं तुम्हारी। जान युआन भूख से बेहाल था, काम करने की ताकत भी नहीं थी। भटकते भटकते जाने अनजाने वो लियू विलेज के पास आ गया, जो जांग विलेज का दुश्मन था। तभी एक खुशबू ने उसे चौंका दिया। मछली? यहाँ नदी तो नहीं है, मछली कहाँ से? जैसे जैसे वो अंदर घुसा खुशबू तेज होती गई। हर घर में मछली थी। उसने चुपके से घुसकर चोरी की कोशिश की, लेकिन फिर पकड़ा गया। बदमाश। अब देख लेना, लियू विलेज ने बेईमानी की है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। जांग विलेज के मुखिया जांग हे गुस्से में बोले, कहीं पानी छुपा रखा है इन लोगों ने? हमसे छुपाया, ये माफ नहीं होगा। जाओ जाकर पूछो। दोपहर के वक्त लियू विलेज के बाहर 10-12 लोग खड़े थे। दूर से जांग विलेज वाले आ रहे थे। हाथों में लाठियां थीं, चेहरे पर सख्ती थी। वो लड़ने मरने को तैयार थे, क्योंकि ये पहले जैसा झगड़ा नहीं था, ये पानी के लिए था। अकाल में पानी मांगना यानी जान मांगना था। लेकिन मुखिया लियूशी दे की एक बात सुनकर सब हैरान रह गए। जांग विलेज वालों, हम खुद तुम्हें पानी देने आ रहे हैं। जांग ही ने सोचा था सब कुछ, बस ये नहीं। लियू विलेज वाले कंधों पर बाल्टियां उठाए आ रहे थे और उनमें पानी भरा था। धीरे धीरे छलकाओ मत। जांग ही की आंखें भर आईं जब उन्होंने पानी की बाल्टियां सामने देखी। ये सब पानी हमारे लिए है। जांग विलेज के लोगों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। हाँ, पहले पियो, फिर अपने 2 बड़े लोगों को साथ लो, मैं वाटर सोर्स दिखाता हूँ। दोनों मुखिया वाटर सोर्स पर पहुंचे। जांग ही को मुखिया लियू शी ने भगवान के आने वाला पूरा किस्सा सुनाया। जांग ही ने एक लंबी सांस ली। ओहो, तो ये बात है, ये वाइट साहब तो सच में अच्छे भगवान हैं। हमसे बहुत गलती हुई। इस बार जांग विलेज की तरफ से बहुत जल्दबाजी हुई। आगे से लियू विलेज का काम हमारा काम। अचानक जांग ही ने माथे पर हाथ मारा। क्या हुआ? मुखिया ने पूछा। मुझे पता चला है जांग दो वाला वो कमीना अफसर फिर से टैक्स वसूलने आ रहा है। जो दे नहीं सके उन्हें बुरी तरह मार रहा है। कई विलेजेस का सामान लूट लिया। अभी अभी तो टैक्स दिया था, इतनी जल्दी फिर? इन लोगों को लोगों की परवाह ही नहीं। अपना खाना पानी छुपा कर रखो, किसी को पता ना चले। उसी वक्त पास के वैंग विलेज में एक बूढ़ा इंसान सिपाही के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई। हम खुद भूखे हैं, टैक्स कहाँ से दें? चुप, मुझे नहीं सुनना। सिपाही ने बूढ़े को एक जोरदार लात मारी। जहां लोग हैं वहां टैक्स देना होगा, नहीं दिया तो बगावत माना जाएगा। जाओ तलाशी लो। विलेज वालों के रोने चिल्लाने के बीच उनका आखिरी बचा हुआ थोड़ा अनाज भी छीन लिया गया। पूरे विलेज में मातम छा गया। थोड़ी देर बाद वो सिपाही लियो विलेज के दरवाजे पर था। लियो विलेज वाले, बाहर निकलो। मुखिया लियो शी रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर आए। क्या हुक्म है हुजूर? लेकिन सिपाही का रवैया साफ था, ये पहले से तैयार होकर आया था। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना।
आज टैक्स नहीं दिया तो सब जेल जाएगा। नहीं नहीं हुजूर, गलत फहमी हुई। मुखिया ने थैली निकाली और आदर से आगे रख दी। ये हमारा बकाया टैक्स है। पास से एक बच्चे की कमजोर आवाज आई, माँ, बहुत भूख लगी है, सो जाओ बेटा। नींद आ जाए तो भूख नहीं लगती। माँ बच्चे को सीने से लगाकर रो रही थी। यह सब ल्यू विलेज वालों की प्लानिंग थी, सिपाही का दिल पिघलाने के लिए। लेकिन इन सिपाहियों का दिल कब का सुन्न हो चुका था। उन्हें बस अपना हिस्सा चाहिए था। अकाउंट देखो, टैक्स सही निकला। तभी सिपाही के नेता ने अपने साथी को आंख मारी। अगर एक दो पैसा भी कम निकला तो जवाब देना पड़ेगा। वो सिपाही फौरन समझ गया और सिर पीटते हुए बोला, अरे मुझे याद नहीं रहा, विलेज का हिसाब उलझ गया। ल्यू विलेज का टैक्स अभी थोड़ा बाकी है। मुखिया ने एक पल माथा टेका, फिर एक और थैली निकाल कर दे दी। सिपाही के नेता का दिमाग चला, इस विलेज में और भी कुछ होगा। इसे सीधे लूट लो, ये लोग क्या कर लेंगे। ये तो बहुत कम है, जाओ पूरे विलेज की तलाशी लो। विलेज वाले गुस्से में उबल रहे थे, लेकिन सब जाने अनजाने मुखिया के पुराने घर के सामने खड़े थे। सिपाही के नेता की नजर इस पर पड़ी। हटो सब। हुजूर, हम हटना चाहते हैं, लेकिन ये वाइट साहब का घर है। अगर इसे कुछ हुआ तो भगवान का कहर आएगा। ढकोसला, जरूर कुछ छुपाया है। जाओ अंदर तलाशी लो, जो रोकने आए उसे वहीं काट दो। नहीं, सबने देखा तलवार मुखिया पर उठने वाली है। विलेज वाले रुक नहीं पाए, सब आगे बढ़ने लगे। बगावत कर रहे हो, मरना है क्या? तभी अचानक सब एक साथ दूर की तरफ देखने लगे। वो क्या है? वाइट साहब। वाइट साहब आ गए। दूर सूखी जमीन अचानक हरी होने लगी और तेजी से विलेज की तरफ फैलती जा रही थी। असल में ये मैं था, आखिरकार लेवल अप हो गया था। रेंज अब विलेज तक पहुंच गई थी। मन में सोचा, अब देखते हैं विलेज में क्या होता है। वाइट साहब ने चमत्कार दिखाया। विलेज वाले घुटने टेकने लगे। सिपाही भी ये नजारा देखकर हिल गए। क्या सच में भगवान है? सरदार संभलो। अचानक उस सिपाही के नेता के पीछे एक विशाल लोहे का जीव प्रकट हुआ। वो था माइनक्राफ्ट का आयरन गोलम। उसने अपना हाथ उठाया और उस नेता को एक झटका दिया। वो उड़कर जाकर गिरा, बेहोश। दूसरे दोनों सिपाही डर से कांप उठे, धड़ाम से घुटने टेक कर माथा रगड़ने लगे। भगवान माफ करो, हम तो बस हुक्म बजा रहे थे, दया करो। लेकिन आयरन गोलेम ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो चलकर सीधे लियू शाओवर के सामने आ गया। सब सांस रोककर देखने लगे। अगले ही पल आयरन गोलेम ने हाथ आगे बढ़ाया। उसमें एक छोटा सा लाल फूल था। थैंक यू। शाओवर ने फूल ले लिया। वाइट साहब का बनाया हुआ है तो वाइट साहब जैसा ही अच्छा है। देखो वाइट साहब आ गए। वाइट साहब का स्वागत है। मैं जंगल से निकला और उस बड़े आयरन गोलम को विलेज में देखकर खुश हो गया। इसका मतलब था, सिस्टम ने लियू विलेज को ऑफिशियली एक विलेज माना। वाइट साहब, आप सही वक्त पर आए, नहीं तो इन सिपाहियों के हाथों सब मारे जाते। मैंने जमीन पर घुटने टेके उन दोनों को ठंडी नजरों से देखा। इन्होंने यहाँ तक आकर दादागिरी की है, सबक तो मिलना चाहिए। वाइट साहब माफ करो, ये सब उस सरदार की आइडिया थी, हम तो बेचारे हैं। दोनों रो रो कर बोल रहे थे। एक तो डर के मारे पैंट भी गीली कर चुका था। एक आइडिया आया। मैं थोड़ा मुस्कुराया। तुम दोनों का एटीट्यूड ठीक लग रहा है, जान बख्श देता हूँ। शुक्रिया वाइट साहब, शुक्रिया। लेकिन जान गई नहीं तो सजा तो मिलेगी। अगले जन्म में तुम दोनों जानवर बनोगे। नहीं प्लीज वाइट साहब, जानवर से तो मरना बेहतर है। इंसान ही रहना है हमें। ठीक है, एक मौका देता हूँ, अब से नेकी करते रहो, तब मैं अगले जन्म के बारे में सोचूंगा। बहुत शुक्रिया वाइट साहब। समझ गए तो जाओ यहाँ से। दोनों उस बेहोश सरदार को घसीटते हुए रेंग कर वहां से भागे। फिर विलेज में खुशी की लहर दौड़ गई। अब जब आ ही गए हो तो विलेज में कोई खुली जगह ढूंढने में मत करो। मैं यहीं घर बनाऊंगा। मुखिया लियोशिदी की खुशी का ठिकाना न रहा। वाइट साहब यहाँ रहेंगे। हमने आपके लिए घर तैयार किया है, चलिए। दिल की बात समझ में आती है, लेकिन मुझे अपना घर खुद बनाना पसंद है। विलेज वालों का सामान वापस कर दो। मुखिया को बुरा नहीं लगा, बल्कि और खुश हो गए। वाइट साहब खुद घर बनाएंगे तो ये तो डिवाइन होम बन जाएगा। ल्यू विलेज में डिवाइन होम। मुखिया मुस्कुराते हुए मुझे खाली जगह दिखाने लगे। ये जगह एकदम सही है, यहीं घर बनाऊंगा। और एक बात, मुझे वाइट साहब मत बोलो, बस वाइट साहब ही ठीक है। जैसा आप कहें बाबा। बाबा वाइट साहब, मेरे साथ कुछ हो गया। मुखिया का बेटा लियू पिंग दूर से दौड़ता आया। मुखिया डांटने को हुए, भद्दा व्यवहार वाइट साहब के सामने। लेकिन अगले ही पल वो खुद चौंक गए। लियू पिंग के सिर पर एक हाफ ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ हैट तैर रही थी। ये क्या है? स्ट्रॉ हैट तो फार्मर प्रोफेशन का स्टैंडर्ड लुक है। लगता है लियू पिंग का प्रोफेशन चेंज होकर फार्मर हो गया। मैंने दोनों को हंसते हुए कहा, घबराओ मत, ये हैट कोई नुकसान नहीं करेगी, बल्कि फायदा होगा। कब से दिखी ये हैट? लियू पिंग ने सिर खुजाया। मैं जंगल वाले वाटर सोर्स पर गया था, वापस आया तो लोगों ने बताया। मुझे समझ आ गया, वाटर सोर्स के पास जो कंपोस्ट बकेट्स थे उनसे फार्मर प्रोफेशन अनलॉक हुई। अब विलेज वालों से वीट फार्मिंग करवा सकते हैं। लियू पिंग, ये हो लो और इस जमीन पर मन में यूज बोलो। लियू पिंग ने हो दोनों हाथों से थाम लिया, हल्का कांप रहा था। ये तो कोई डिवाइन आइटम है। उसने आंखें बंद की और जमीन की तरफ मन में बोला, यूज। चमत्कार हो गया। सबके सामने एक ढंग से जुटी हुई जमीन तैयार हो गई। मैंने हो की ड्यूरेबिलिटी देखी, थोड़ी कम हुई थी। कैसा लगा? थोड़ी ताकत गई, लेकिन अभी बहुत बार यूज हो सकता है। पहला स्टेप सक्सेसफुल था। फिर मैंने लियू पिंग को गाइड करके वीट की बुआई भी करवा दी। लियू पिंग की आंखें फटी रह गईं, सांसें तेज हो गईं। ये तो डिवाइन वीट है, कुछ ही दिनों में उग जाएगी। मैं सच में इसे उगा सका? वो इतना नर्वस था कि बोल नहीं पा रहा था, पीठ पसीने से भीग गई।
मुखिया भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। अब विलेज के सभी लोगों को बुलाओ, ज़रूरी बात करनी है। दोनों के जाते ही मैंने कई कॉम्पोस्ट बकेट्स बनाए और ज़मीन में दबा दिए। सभी विलेज वालों को फार्मर प्रोफेशन देनी थी। सबने लियू पिंग के फार्मर बनने की खबर सुन ली थी। जब पता चला कि सबको ये एबिलिटी मिल सकती है तो सब बेहद एक्साइटेड हो गए। जिसका नाम लूँ वो आगे आए। लियू वूसान आया आया। एक हट्टे कट्टे इंसान भीड़ से निकले, नर्वस और एक्साइटेड दोनों साथ। प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, थोड़ी देर में सिर पे स्ट्रॉ हैट तैर गई। हो गया, हो गया। सब एकदम उछल पड़े। शुक्रिया वाइट साहब। एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखकर सब और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। लेकिन तभी एक विलेज वाला काफी देर से प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। लगता है कोई फार्मर नहीं बन सकता। जूजी उदास होकर वापस भीड़ में आ गया। तो फेल भी होता है। ये क्या बात हुई? सब में फार्मिंग की काबिलियत थोड़ी होती है। इसके बाद जो आए वो सब डरे सहमे थे, फेल होने से डर रहे थे। जो सक्सीड हुए वो खुशी से लाल हो गए। खुशी भी थी, दुख भी, जलन भी, तारीफ भी। विलेज में आज पहली बार इतनी हलचल थी। आखिर में कुछ ही लोग फार्मर बन पाए। वाइट साहब जो बने वो सब विलेज के अच्छे किसान हैं। ओह, तो ये बात है। थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन सोचा आगे और प्रोफेशंस भी डेवलप करने हैं। कोई बात नहीं, लियो विलेज को अपना बेस बनाना है। इसे दुनिया का सबसे बेस्ट विलेज बनाना है। लियो पिंग, हैट वाले सब आगे आओ। सबकी नज़रों में एनवी लिए वो फार्मर्स सीना तान कर आगे आए। मैंने उतने ही होस्ट प्लेटफॉर्म पे रखे। ये सब आपके टूल्स हैं, इनका ध्यान रखना। लियो पिंग का चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा सीरियस था। ये हो अब मेरी जान है, जिसने छुआ उससे मैं लड़ूंगा। हम सबका यही कहना है। कल से ये खेत तुम सबके जिम्मे है। लियू पिंग सर एक्सप्लेन करेगा। अभी मुखिया के अलावा सब जा सकते हैं। लियू पिंग और बाकी फार्मर्स खुशी से होश उठाकर चले गए। बचे हुए विलेज वाले खेत की तरफ चल दिए। सब जोर शोर से फार्मिंग में लग गए ताकि अगली बार फार्मर बन सके। रात हो गई लेकिन मैं और मुखिया देर तक बात करते रहे। विलेज के लिए गाय भेड़ खरीदनी थी, आयरन भी चाहिए था और एक पढ़ा लिखा इंसान भी लाना था, क्योंकि लाइब्रेरियन प्रोफेशन के लिए एक एजुकेटेड इंसान ज़रूरी था। मुखिया ने सब सुना और मेरे प्लान के हिसाब से सॉल्यूशंस निकाले। घर जाकर भी मुखिया को चैन नहीं आया। बार बार अपनी बाँह चुटकी काटते रहे, दर्द से आंखें भर आईं। यह सच में सपना नहीं है। लियू विलेज सच में आगे बढ़ेगा। उस रात उनके बेटे लियू पिंग ने भी हो गले लगाकर रात भर मुस्कुराते हुए काटी। वो अब फार्मर था। सुबह होते न होते वो घर से निकल गया। देखा, बाकी हाट वाले फार्मर्स पहले से ही खेत के किनारे खड़े थे। सबकी आंखों में नींद थी। रात को कोई सो ही नहीं पाया था, सब इतने एक्साइटेड थे। एक दूसरे को देखकर सब हंस दिए। चलो काम शुरू करते हैं। लियू पिंग ने केयरफुली जेब से थोड़े वीट सीड्स निकाले और सबको बांटे। फिर खुद करके दिखाया, जमीन तैयार करो। फिर सीड्स हाथ में लेकर मैंने तो 5 डिवाइन वीट लगा दिए। देखना, तुझसे आगे निकल जाऊंगा। खेत में खुशनुमा माहौल था। सीड्स जल्दी ही खत्म हो गए। भाई तेरे पास और हैं मुझले? मेरे पास भी नहीं बचे। बॉडी थक गई थी लेकिन फार्मिंग का नशा सिर चढ़ गया था। कभी इतने खुश होकर काम नहीं किया। लियू पिंग ने खेत की तरफ देखा। दिल गर्म हो गया। 7 दिन में फसल पक जाएगी। कितना गेहूं निकलेगा। खेत का काम खत्म होते ही वो विलेज के बाहर इकट्ठे हुए। वाइट साहब के कहे मुताबिक सिटी से सप्लाईज लाने का वक्त था। सबसे ज्यादा ताकतवर तो लियू पिंग था ही। बाहर थोड़ा उलझन भरा माहौल है, ये लो काम आएगा। मैंने वुडन सोर्ड और लेदर बूट्स उन कुछ लोगों को दिए। भेड़, आयरन और कोई पढ़ा लिखा बंदा भी मिले तो साथ ले आना। गोंगजी चिंता मत करो। जूजी सबसे तेज दिमाग है और लियू पिंग ब्रो सबसे ज्यादा ताकतवर। मिशन कंप्लीट होगा, जूजी ने कॉन्फिडेंट होकर कहा। मैंने तीनों को हाथ हिलाकर विदा किया। मुझे लगा यह एक सिंपल शॉपिंग ट्रिप होगी, लेकिन हम सब ने इस दुनिया की मुश्किलों को कम आंका था। विलेज से बाहर निकलते ही दुनिया बदल गई। विलेज के अंदर हरियाली थी, बाहर सब सूखा उजड़ा था। बीच बीच में हड्डियां दिख जाती थीं। सिटी के पास पहुंचे तो लाशें और ज्यादा थीं। रेफ्यूजी शहर की दीवार के बाहर थे। कोई उन्हें अंदर नहीं जाने देता था। एक भूखा इंसान आगे बढ़ा, सिपाहियों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। बाहर रोने चिल्लाने की आवाजें थीं। सच में नर्क जैसा नजारा था। तीनों ने मन मजबूत किया और सिटी गेट पर आए। रुको, पास है? हाँ हुजूर, ये देखें। ल्यूची ने मुस्कुराते हुए पास दिया। साथ में थोड़ी चांदी भी थी। सिपाही ने हाथ में तौला, मुस्कुराया। जाओ। सिटी के अंदर हालात थोड़े बेहतर थे, लेकिन लोग यहाँ भी पीले कमजोर थे। लियू पिंग मन ही मन सोचने लगा। पहले सिटी को अच्छा समझता था, अब लग रहा है हमारे विलेज वाले इनसे बेहतर हैं। ये सब वाइट साहब की वजह से है, इसलिए उनका काम पूरा करना जरूरी है। हाँ हाँ, तू तो हम सबसे ज्यादा स्मार्ट है, तू ही प्लान बना। लियू ची ने सोचा। जूजी तू जा भेड़ खरीद, मैं और लियू पिंग पढ़े लिखे बंदे को ढूंढते हैं, फिर यहीं मिलते हैं। फिर आयरन खरीदेंगे। अलग होने के बाद लियू ची बातों से एक घर का दरवाजा खुला। एक गंदे बिखरे कपड़ों वाले मिडिल एज्ड आदमी ने दरवाजा खोला। क्या काम है? सर सुना है आप अच्छा पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं, खाना और पैसे दोनों मिलेंगे। अरे ये तो अच्छी बात है, वो मुस्कुराया। लेकिन कहाँ पढ़ाना होगा? सर शायद सिटी से बाहर जाना पड़े। ल्यूची पूरा बोल भी नहीं पाया था, धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। हाँ हाँ हाँ, मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? सिटी से बाहर गया तो मर गया, किसी और को ढूंढो। कई जगह ट्राई करने के बाद दोनों गली के कोने में बैठकर सोचने लगे। ल्यूची अब क्या करें? वाइट साहब ने कहा था पढ़ा लिखा बंदा लाओ, डेड और अलाइव लाना तो है। ल्यूची की आंखों में एक प्लान चमका।
थोड़ा और पूछते हैं, वरना एक को उठाकर ले चलते हैं। विलेज में कुछ दिन रहेगा तो खुद नहीं जाना चाहेगा। लेकिन आधे दिन घूमने के बाद हर पढ़े लिखे इंसान ने सिटी के बाहर जाने से मना कर दिया। जब लिऊ ची ने लिऊ पिंग को इशारा किया कि अब फोर्स यूज करो, तभी दूर से सिपाही की आवाज आई। तुम दोनों दिन दहाड़े सिटी में गड़बड़ कर रहे हो, जिंदगी से बेजार हो। लिऊ ची की हरकतें सिपाहियों की नजर में आ रही थीं। एक सिपाही गुस्से में था, जेल में डालूंगा, खाल उधेड़ूंगा। भाई, इन लोगों ने कुछ खास नहीं किया, पहले पूछताछ करते हैं। दूसरे सिपाही ने रोका, आज से तू इतना अच्छा कब हो गया? टैक्स वसूल कर वापस आया और एकदम बदल गया। तभी लिऊ ची ने एक नजर में पहचाना, अरे आप तो कल हमारे विलेज आए थे। वो सिपाही पीला पड़ गया, क्या तुम लिऊ विलेज से हो? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। सिपाही का दिल डूब गया, यार फिर से इन्हीं से पाला पड़ गया। रुको, ये जरूर उस वाइट साहब का काम है, वरना नॉर्मल लोग पढ़े लिखे बंदे को सिटी से बाहर क्यों ले जाते? कहीं वाइट साहब अभी देख रहे हो, अब और गलती नहीं करनी। वो सिपाही पसीना पोंछते हुए हकलाते हुए बोला, आप जा सकते हैं। लिऊ ची और लिऊ पिंग ने एक दूसरे को देखा, दोनों मुस्कुराए। जुज भेड़ें लेकर मिलने की जगह पर पहले से खड़ा था। पढ़ा लिखा बंदा कहाँ है? कोई नहीं आया। हम तो लगभग पकड़े भी गए थे, बड़ी मुश्किल से बचे। लिऊ ची ने दांत पीसते हुए कहा, सिटी के बाहर जो रेफ्यूजीज हैं उनमें ट्राई करते हैं, शायद कोई मिल जाए। तीनों ने फार्मिंग टूल्स के बहाने आयरन खरीदा और सिटी से बाहर निकले। जो इंसान पहले सिटी की दीवार के पास पड़ा था वो अब था नहीं। लिऊ ची ने लिऊ पिंग और रूजी को भेड़े और आयरन देखने को कहा और खुद रेफ्यूजीज की तरफ चल दिया। तभी मांस की खुशबू आई। उस तरफ देखा, एक टूटी फूटी कड़ाही में कुछ पक रहा था और कड़ाही के पास एक गोल चीज रखी थी, वो सिर था। जो इंसान सिटी गेट के बाहर पड़ा था उसे खा लिया गया था। जब रेफ्यूजीज ने लिऊ ची को आते देखा तो वो खूंखार हो गए, हाथों में टूटे फूटे हथियार लेकर घूरने लगे। लिऊ ची बहुत संभल कर दूरी बनाते हुए बीच में जाकर जोर से बोला, कोई पढ़ा लिखा है यहाँ? हमारे विलेज को एक एजुकेटेड इंसान चाहिए। मैं हूँ, मुझे ले चलो, मैं हिसाब किताब जानता हूँ। रोज बस एक कटोरी खिचड़ी चाहिए। लेकिन लिऊ ची एक नज़र में समझ गया, ये सब आम गरीब लोग थे, एजुकेटेड इंसान जैसा एटीट्यूड नहीं था। लिऊ ची ने एक सांस ली और अपनी जेब से सॉल्टेड फिश के टुकड़े निकालकर बांट दिए। अफसोस, पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिला। लेकिन लिऊ ची की इस नेकी को उन खूंखार रेफ्यूजीज ने ध्यान से देखा। वो नहीं जानता था ये आगे क्या खतरा बनने वाला है। लिऊ ची उदास होकर जाने को था कि एक कमजोर आवाज आई। पलट कर देखा, एक यंग आदमी कांपते हुए उसकी तरफ आ रहा था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो बहुत बुरे हाल में था, लेकिन उसमें एजुकेटेड इंसान वाला एक खास एटीट्यूड था। लिऊ ची खुश हो गया, चलो। लेकिन उस आदमी ने एक कंडीशन रखी। उसने पास खड़े एक बड़े इंसान की तरफ इशारा किया, इन्हें भी साथ लेना होगा, इनके बिना नहीं जाऊंगा। ये मेरे भाई हैं, इन्होंने अब तक मेरी रक्षा की है और ये स्पीयर भी अच्छे से चला सकते हैं। लिऊ ची ने उस बड़े इंसान को ध्यान से देखा। तेज आंखें, चौड़े कंधे, बड़ी हड्डियां, मुट्ठियों पर मोटी कैलिसेस। साफ था, बरसों की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग थी, शायद वाइट साहब के काम का हो। ठीक है, दोनों चलो। बड़े इंसान वेशी ने उस यंग आदमी से धीरे से कहा, कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ रहे तो मरेंगे, चलो एक चांस लेते हैं। म्याओ जिमिंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारी इस सिचुएशन का कारण मैं हूँ। गोंगजी, ऐसा मत कहो, पहले घर में आपने ध्यान न रखा होता तो मैं वेशी कहाँ होता। वेशी ने सीरियसली कहा, कोई बात नहीं, बगावत करनी है तो करें, आपकी पढ़ाई लिखाई वहाँ काम आएगी। दरअसल म्याओ जिमिंग ने सोचा था ये लोग रिबेल्स हैं, लेकिन सिटी से बाहर आकर उसने गांव वालों के हेल्थी चेहरे देखे, भेड़े देखी, आयरन टूल्स देखे, चारों मिले तो लिऊ ची को फौरन खतरा भाप गया। रेफ्यूजीज धीरे धीरे उनकी तरफ खिसक रहे थे, चारों तरफ से घेर रहे थे। जल्दी चलो। जितना सिटी से दूर होते गए उतने ज्यादा रेफ्यूजीज पीछे लग गए। ये खाओ, थोड़ी ताकत रहेगी, अगर वो लोग अटैक करें तो भागने में मदद मिलेगी। लिऊ ची ने सॉल्टेड फिश म्याओ जीमिंग और वेशी को दिए। कोई बड़ा इंतजाम है विलेज पर? आयरन गोलम विलेज के बाहर मिलेगा, बस थोड़ी दूर है। आयरन शान वो नाम था जो विलेज वाले आयरन गोलम को देते थे। क्या सिर्फ एक आदमी, वो भी कोई डिवाइन क्राफ्ट्समैन? म्याओ जिमिंग की आंखें फटी रह गईं। तुम लोग बगावत करने वाले नहीं हो? बिल्कुल नहीं, ये बात मत बोलो, बहुत खतरनाक है। तो पढ़े लिखे को क्यों चाहिए? वाइट साहब ने कहा था। हमें नहीं पता क्यों। वाइट साहब? म्याओ जिमिंग को लगा जैसे जमीन खिसक गई। यानी ये भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले हैं, और वो आयरन गोलेम कोई पागल होगा जो खुद को अजय समझता है। इन लोगों के साथ रहने से तो सिटी के बाहर मर जाना बेहतर था। तभी पीछे से आवाज आई। एक नाइफ स्कार्स वाला आदमी मुस्कुराता हुआ आ गया। बस एक बात पे एग्री करो, तुम्हारे पास दो भेड़े हैं, एक दे दो, हम चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। म्याओ जीमिंग का दिल डूब गया। भेड़ दी तो ये रुकेंगे नहीं और मांगे, फिर हम लोग भी नहीं बचेंगे। लिऊ ची भी ये जानता था, डायरेक्ट मना करने पर भी वो अटैक करेंगे। बेस्ट ऑप्शन था टाइम वेस्ट करो। बड़े भाई, तलवार चला सकते हो? मैं स्पीयर में एक्सपर्ट हूं, लेकिन तलवार भी चला सकता हूं, ये लो तुम्हारे काम के हैं। वेशी ने देखा लिऊ ची वुडन सोर्ड और लेदर बूट्स दे रहा है, लकड़ी की तलवार से क्या होगा। लेकिन जैसे ही उसने उठाया उसे लगा ये कोई आम चीज नहीं। देखने में वुडन सोर्ड था, लेकिन फील बहुत शार्प था। बूट्स उसके पाँव के पास आते ही ऑटोमेटिकली साइज में ढल गए। यह कैसी चीज है? वेशी को समझ आ गया, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है।
जिसने इन्हें यहाँ भेजा है वो कोई और ही लेवल का इंसान है। ये वाइट साहब के दिए हुए डिवाइन आइटम्स हैं। अभी टाइम नहीं है समझाने का। म्याओ गोमजी, ये लो और जंगल की तरफ जाओ। एक बार पहुंच गए तो सेफ हो। कुछ खाने को दे दो बस। नाइफ स्कार्स वाला आदमी अब रो रोकर बोल रहा था, हम सब भी आम लोग हैं, बस बुरी किस्मत लाई। घर वाले सब मर गए। म्याओ जिमिन को कुछ महसूस हुआ। संभलो। नाइफ स्कार्स वाला रोते रोते धीरे धीरे लियू ची के पास आ गया था। अचानक उसने कमर से टूटी चाकू निकाली और लियू ची पर वार किया। म्याओ जिमिन की वार्निंग से लियू ची बाल बाल बचा। प्लान फेल होते देख नाइफ स्कार्स वाला खुलकर बोला, कुछ नहीं देते तो सीधे छीन लेंगे। सब मारो भेड़े लो बांट लेते हैं। रेफ्यूजीज आंखें लाल करके पागलों की तरह टूट पड़े। भागो, हम रोकते हैं, तुम सबको विलेज तक पहुंचाओ। वेशी की एक स्ट्राइक से सामने वाला गिरा, फिर पलटकर पीछे से आने वाले को लात मारी। रिफ्यूजीज में फाइटिंग स्किल नहीं थी, लेकिन गिनती बहुत थी। थोड़ी देर में सब हांफने लगे। वाइट साहब के दिए डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से अब तक टिके थे, वरना कब के गिर जाते। लेकिन तभी एक बुरी बात हुई। लियूपिंग के बूट्स अचानक फट गए और गायब हो गए। हाँ हाँ, अब क्या करोगे? वो लोग पागलों की तरह हंसते हुए फिर आगे बढ़े। मैं रास्ता बनाता हूँ, म्याओ बोंगजे का ध्यान रखना। लेकिन लियूपिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार साथ आ गए तो अपने हो गए। मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन अपनों को छोड़ना नहीं आता। मरना पड़े तो मर जाएंगे। वाइट साहब अगले जन्म में अच्छे घर भेजेंगे। वेशी ने जोर से हंसकर कहा, भाई हो तो ऐसे, अगले जन्म में फिर दोस्त बनेंगे। वेशी ने आखिरी ताकत जुटाकर एक बार फिर अटैक किया। उधर मियाओ जिमिंग की थकान इतनी बढ़ गई थी कि पांव जैसे पत्थर हो गए हों, नजर धुंधली होने लगी। लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसने अपनी जबान जोर से दांतों से काट ली, दर्द से थोड़ी होश आई। फिर सामने एक अजीब नजारा दिखा। दूर एक घना जंगल था, बिल्कुल हरा भरा, जबकि आसपास सब कुछ सूखा और उजड़ा था। मियाओ जिमिंग हैरान था, महीनों से बारिश नहीं हुई, ये पेड़ कैसे जी रहे हैं? जैसे जैसे वो हरी लाइन के पास पहुंचा, धुंधली नजर में एक इंसान की शेप दिखी। आ गए, जल्दी जाओ उन्हें बचाओ। मियाओ जिमिंग उस इंसान तक पहुंचते ही और नहीं चल पाया। चेहरा देखे बिना ही बेहोश होकर गिर गया। अचानक धरती कांपी, एक आयरन बॉडी खड़ी हो गई, आंखें लाल। विलेज वाला अटैक में था। आयरन गोलम को गुस्सा आ गया, गड़गड़ाहट हुई। राक्षस। डरे हुए रेफ्यूजीज भागे, लेकिन कुछ कदम भी नहीं चले कि आयरन गोलम ने आकर उन्हें उड़ा दिया। उस विशाल लोहे की मशीन को देखकर वेशी चिल्लाया, तुम लोग भागते क्यों नहीं? जल्दी भागो, रुकने की जरूरत नहीं। यहाँ जो है वो कोई आम एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जगह कहाँ है? म्याओ जी मिंग एक अजीब सफेद कमरे में था। बॉडी के सारे जख्म ठीक हो चुके थे। बाहर निकला तो हक्का बक्का रह गया। मैं एक विशाल लाल मशरूम के अंदर था। फिर आसपास देखा तो और हैरान हो गया। हर घर के सामने मछलियां लटकी थीं। क्या मैं मर गया या कोई भ्रम हो रहा है? ये अकाल का वक्त है। मछली कहाँ से आई? मैं कहाँ हूँ? मियाओ जिमिंग कंप्लीट कंफ्यूज था, लेकिन आगे जो देखा वो और भी अजीब था। लोगों की आवाजें सुनकर वो उस तरफ गया। एक ग्रुप था, सिर पर स्ट्रॉ हैट्स थे, खेत में काम कर रहे थे। फिर थोड़ी दूर एक विशाल लाल मशरूम अचानक प्रकट हुआ। थके हुए फार्मर्स उस प्लेटफॉर्म तक गए, कुछ खाया और फिर ताज़ा होकर वापस काम पर लग गए। ये हो क्या रहा है? थोड़ी दूर एक खुली जगह पर एक सफेद कपड़ों वाला लड़का तालाब के सामने बैठा फिशिंग कर रहा था। म्याओ जिमिंग का दिल बोला, यही वो इंसान है। उसका एटीट्यूड बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। हिम्मत करके वो आगे गया। मेरा नाम म्याओ जिमिंग है। जान बचाने का शुक्रिया। मैंने उसके डर को भांपते हुए पास बैठने का इशारा किया। छोटी सी बात है, घबराओ नहीं। हम बुरे लोग नहीं हैं, मुझे बस व्हाइट लाइन बोलो। बैठो, बात करते हैं। जी शुक्रिया। म्याओ जिमिंग 1 मीटर दूर बैठ गया, लेकिन बॉडी तनी हुई थी। यह लड़का उम्र में छोटा लग रहा था, लेकिन म्याओ जिमिंग बेवकूफ़ नहीं था। उसने एक नज़र उस तालाब पर डाली। तालाब में कुछ नहीं था, और फिशिंग रॉड पर बेट भी नहीं था। अजीब है। ये विलेज कैसा लगा? क्या ये कोई टेस्ट है? उसने अभी जो देखा वो याद किया। हर घर में ढेर सारी मछलियाँ, कभी ना खत्म होने वाला पानी, सबके चेहरे पर सुकून। थोड़ी देर सोचकर उसने सच में दिल से कहा, लोग खुशहाल हैं, जैसे किसी कविता में पढ़ी हुई आइडियल जगह। लेकिन बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है। आप बहुत पावरफुल हैं, आपको इस विलेज से कोई खतरा नहीं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ खुशहाली बढ़ेगी, ऑफिशियल्स और लूटर्स की नज़र पड़ेगी। इसीलिए शायद आपने आयरन टूल्स मंगवाए, और खाने की कोई कमी नहीं। तो जाहिर है आपके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन इस सब को मैनेज करने के लिए एक केपेबल इंसान चाहिए। शायद इसीलिए मुझे यहाँ लाया गया। मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो बस एक लाइब्रेरियन ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ तो असली जिम मिल गई। तुमने सही समझा। मैंने थोड़ी हंसी के साथ कहा, बुरा नहीं है। तुम टेस्ट पास कर गए, आगे से विलेज की मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में। जी समझ गया। म्याओ जिमिंग का रिएक्शन फ्लैट था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। इसकी वजह समझ में आती थी। काबिल था, ड्रीम्स थे, लेकिन जिंदगी ने तोड़ दिया था। उसके अंदर की स्पार्क वापस जगानी थी। मैंने फिशिंग रॉड हिलाई, एक बड़ी मछली ऊपर उछली और गोल्डन लाइट बनकर मेरे स्पेस में चली गई। म्याओजिमिंग ने पास से ये देखा और मन ही मन चौंक गया। तो यहाँ की मछलियाँ ऐसे आती हैं, मेरे साथ चलो। मैंने फिशिंग रॉड रखी और उसे चिकन पेन के सामने ले गया। वीट सीड्स निकाले, मन में बोला फीड। एक नया चूजा अपने आप प्रकट हो गया। म्याओ जिमिंग को झटका लगा, ये तो सच में भगवान का काम है। अब उसे समझ आई, दुनिया में सच में मिरेकल होते हैं।
ये मुर्गियां कुछ दिनों में बड़ी हो जाती हैं और बिना खिलाए अंडे देती हैं। जितनी ज़्यादा मुर्गियां उतने लोग खाएंगे। एक नई दुनिया बन सकती है। मैं यहाँ हूँ। क्या तुम इस दुनिया को बनते हुए देखना चाहते हो? मेरी बात में एक अलग खिंचाव था। मियाओ जिमिंग कुछ पल के लिए बस मुझे देखता रहा। उसे वो दिन याद आए जब वो बुक्स पढ़कर दुनिया बदलने का सपना देखता था। फिर उसकी माँ याद आई जो उसके लिए खुद को खपा देती थी। उसकी आंखें भर आईं, आंसू रुके नहीं रुके। अब उसे समझ आया माँ भगवान से क्यों मांगती थी। इस पल उसे भी अपना भगवान मिल गया। आंसू पोंछे, फिर आंखों में वो पुरानी शार्पनेस वापस आई। वो गंभीरता से घुटने टेक कर बोला, मियाओ जिमिंग पूरी ताकत से आपकी सेवा करेगा। बढ़िया। मैंने संतोष से सिर हिलाया। तभी बाहर से आवाजें आईं। लियूची और बाकी लोग, म्याओ गोंगजी, ठीक हो? वेशी, तुम भी सेफ हो, शुक्र है। तभी वेशी ने म्याओ जिमिन की आंखों में एक अलग चमक देखी। वो पुराना पैशन, वो जोश, सब वापस आ गया था। वेशी के मन में अब कोई शक नहीं था। वो भी घुटने टेक कर बोला, वेशी वाइट साहब के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, यही तो एक असली वॉरियर होता है। एक बड़ी आर्मी बन जाएगी तो देखना क्या सीन होगा। तुम सबने बहुत मेहनत की, लेकिन अभी सिचुएशन जल्दी बिगड़ रही है। थोड़ा रेस्ट करो, ये ग्रिल फिश खाओ और फिर निकलना होगा। सिटी के एक क्लिनिक में एक डॉक्टर ने पेशेंट की पल्स छोड़ी। ग्रैंडपा जी, कैसी हालत है? पेशेंट ने घबराकर पूछा। देखो, सर्दी खांसी लगती है, लेकिन सीरियस नहीं है। ये दवाई धीरे धीरे करके ले लो। पेशेंट की चिंता देखकर जी मिंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, दवाई ज्यादा महंगी नहीं है। पेशेंट के जाते ही जी मिंगजी ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में एक गहरी बेबसी थी। वो जानते थे असल बीमारी प्लेग थी जिसका कोई इलाज नहीं था। ये दवाई बस थोड़ा सुकून देती थी। गवर्नमेंट को परवाह नहीं थी क्या ये दुनिया सच में बर्बाद हो जाएगी। तभी दरवाजे पर एक हट्टा कट्टा इंसान आया, लेदर बूट्स पहने हुए। ये वेशी था। क्या आप ही जी मिंग जी ग्रैंडपा जी हैं? हाँ। क्या काम है? जी मिंग जी ने एक नज़र डाली। चेहरा ग्लोइंग था, आंखें शार्प थीं। ये बीमार नहीं था। जी ग्रैंडपा जी, आपकी मेडिकल स्किल की बहुत तारीफ सुनी है। मेरे पास एक डिवाइन मेडिसिन है जो मरते को जिला दे। मरते को जिलाने वाली दवाई? ये कैसे प्रूव करोगे? जी मिंग जी को हंसी आई। उन्होंने पूरी जिंदगी मेडिसिन पढ़ी थी। ऐसी कोई दवाई नहीं होती। ठीक है, घबराइए मत। देशी ने चाकू निकाली और अपनी बांह पर एक गहरी लकीर खींच ली। अरे ये क्या किया? जिमिन जी घबराकर उठे, ड्रेसिंग के लिए दौड़े। ग्रांडपा जी रुकिए। वेशी ने एक गोल्डन एप्पल निकाला। यही वो डिवाइन मेडिसिन है, देखते रहिए। जी मिंग जी ने झल्लाते हुए देखा, लेकिन अगले ही पल उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो कट जो अभी अभी हुई थी आंखों के सामने भरने लगी। स्किन जुड़ती गई, निशान गायब हो गया। जी मिंग जी ने वेशी की बांह पकड़कर उल्टी सीधी कर दी। जख्म का कोई निशान नहीं था, बस नई सॉफ्ट स्किन। यह इल्यूजन नहीं था। अगर आप यकीन नहीं करते तो एक बार और दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, यकीन हो गया। जिमिंग जो है उस आधे एप्पल को देखकर तड़प कर कहा, ये इतनी कीमती चीज बस दिखाने के लिए बर्बाद कर दी। कितने लोग बच सकते थे? कहो, क्या चाहिए? जिमिंग जी काफी देर तक उस आधे एप्पल को देखते रहे, फिर मुश्किल से नजर हटाई। अगर मैं कहूं कि एक दवाई है जो हर बीमारी ठीक कर दे। वेशी ने एक एक शब्द तौलकर कहा। प्लेग भी? जिमिंग जी ने गहरी सांस लेकर पूछा। प्लेग यानी बुबोनिक प्लेग। उन्हें लगा शायद लोगों की जान बचाई जा सकती है। हाँ, सब कुछ ठीक हो सकता है। ये क्लिनिक भी, आपका नाम भी, सब दे दूंगा। जिमिंग जी को डर था ये मौका हाथ से निकल जाए। बस बताओ वो दवाई कहाँ मिलेगी? ग्रैंडपा जी, व्हाइट साहब ने बुलाया है। व्हाइट साहब? क्या मतलब? जिमिंग जी की आवाज रुक गई। कांपते हाथों से उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। क्या वो? वेशी ने सिर हिलाया। जिमिंग जी के दिमाग में एक धमाका सा हुआ। हाँ, यही बात है। जो मरते को जिला दे, हर बीमारी ठीक करे, वो भला धरती से कैसे आएगा? भगवान नीचे आए हैं, लोगों की किस्मत बदलेगी। जिमिंग जी की झुर्रियों भरी गालों पर कुछ आंसू बह निकले। माफ करना, बड़ी उम्र में ये हाल। आप सर हैं? बस वेशी बोलिए। जिमिंग जी सोच रहे थे भगवान ने खुद बुलाया है तो जिंदगी की नेकियां काम आई। तो अभी चले? वो तुरंत उड़कर जाना चाहते थे, लेकिन एक सवाल मन में आया, अगर भगवान खुद नहीं आए तो क्यों? भगवान और इंसान की दुनिया अलग है। उन्हें इंसानों की तकलीफ देखकर दुख होता है, इसीलिए नीचे आए। लेकिन उनकी पावर्स यहाँ दब जाती हैं। अभी वो बस एक विलेज तक पहुंच पाए हैं, इसीलिए हम जैसे आम लोगों को काम पर लगाते हैं। जिमिन जी ने सुना, फिर अपने बेटे जीशी नाम को बुलाया। तू बच्चों को लेकर इनके साथ जा। फिर वेश्य की तरफ मुड़े। मेरा बेटा थोड़ा सीखा है, बड़ा डॉक्टर नहीं बना, लेकिन काम का है। रख लो। बाबा आप नहीं आएंगे क्या? जी ग्रैंडपा जी, बाहर हालात खराब है। अगर सिटी की दीवार टूटी तो आपकी जान का खतरा है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। जी मिंग जी की नज़र वॉल पर लगी हिपोक्रेटिस की इमेज पर गई। मैं गया तो सिटी के गरीब लोगों का कोई नहीं होगा। लेकिन बाबा जी मिंग जी ने हाथ से रोका। शिन अन, तू जा। मेरी बहू और पोते सेफ रहेंगे। और जाकर उस डिवाइन मेडिसिन को देखना जो हर बीमारी ठीक करे। अपनी आंखों से देख कर आना। ठीक है बाबा। जी शिन आन आंखों में आंसू ले तैयार हुआ। वेशी जी शिन एन और उनके परिवार को लेकर लियू ची के पास पहुंचा। लियू ची वहां एक ग्रुप के साथ पहले से इंतजार कर रहा था। तभी सिटी के बाहर से चीखें पुकार और तलवारों की आवाजें आईं। 7वें साल के 7वें महीने में मिंग डायनेस्टी की बर्बादी, बढ़ते टैक्सेस और अकाल ने मिलकर आग लगा दी थी। किसान विद्रोह शुरू हो गया था। एक छोटी लड़की बस पानी भरने गई थी।
वापस आई तो पूरा विलेज खून से लाल था। माँ उसकी आंखों के सामने मारी गई, लेकिन वो एक आवाज भी नहीं निकाल पाई। डर था कि अगला नंबर उसका होगा। रिपोर्ट सर, कोई रेबल नहीं मिला। सारा अनाज यहाँ है। पेट्रोल चीफ वुजेंग बड़बड़ाते हुए गुस्से में था। उन निर्दोष लोगों को मारकर उसे जरा भी शर्म नहीं थी। रेबल वॉन्गर ने किसानों के साथ मिलकर सिटी पर अटैक किया था। ग्रैनरी का सारा अनाज लूट लिया। उन्होंने अनाज लूटा तो मैंने वापस ले लिया। इसमें मेरी क्या गलती? सब उस वांगर की वजह से है। सर, ये बच्चे क्या करें? मार दें? इनसे हमें कोई खतरा नहीं। यहीं छोड़ दो। जो होगा होगा, ताकत बर्बाद नहीं करनी। जी सर। सर, पास में एक विलेज मिला। नाम है ल्यू विलेज। 100 से ज्यादा लोग हैं। लगता है रेबल्स का बेस है। क्या? वांगेर, आखिर तुझे ढूंढ लिया। जल्दी नहीं करनी। पहले सिटी वापस जाते हैं। पूरी फोर्स लेकर आएंगे। इस बार सबको एक साथ पकड़ेंगे। सिपाही सब चले गए। वो छोटी लड़की विलेज के दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें ब्लैंक। तभी उसने दूर एक बड़ी सफेद चीज को गुजरते देखा। जिज्ञासा से पीछे गई। अनजाने में एक जादुई सी जगह पहुंच गई। माँ, ये मशरूम इतना बड़ा क्यों है? जी, शिनान का छोटा बेटा विलेज में घुसते ही एक्साइटेड हो गया। बाकी नए लोग भी देखते रह गए। हर घर के सामने मछलियां लटकी थीं। सबने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यहाँ आने का फैसला सही था। फिर मैंने सबको तैयार किया हुआ मिल्क पिलाया। सबको लगा जैसे बॉडी एकदम नई हो गई हो। जिशिनान ने खाली बकेट को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, सच में है। हर बीमारी ठीक करने वाली दवाई सच में है। ल्यूची ने मुझे सिटी की सिचुएशन बताई। जाहिर था वॉर फुटिंग पर आना होगा। अकेले आयरन गोलम से काम नहीं चलेगा। मैं म्याओ जमीन की तरफ मुड़ा। आगे लूटर्स और ज्यादा आएंगे। हमें तैयार रहना होगा। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी और वेशी की, जैसा आप कहें। म्याओ जमीन थोड़ा नर्वस होकर बोला, एक बात और, विलेज में खाना बच रहा है। वांग और के साथ जो किसान हैं वो सब एक्सपीरियंस्ड फार्मर्स हैं। विलेज को शायद उनकी जरूरत है। क्या उन्हें बुला लें? मैंने उसका नर्वस चेहरा देखकर हंसते हुए कहा, बिल्कुल। जितना हो सके लोगों की मदद करनी है। मियाँ जीमिंग ने चैन की सांस ली। शुक्रिया ओल्ड ब्रो। एक छोटी बच्ची हमारी तरफ आ रही है, लियो शॉर ने बताया। मैंने देखा विलेज के दरवाजे पर एक दुबली सी लड़की खड़ी थी। पीला चेहरा, फटे कपड़े, कई दिनों से भूखी लग रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। बिग भाई, सबने कहा तुम भगवान हो। क्या सच में भगवान हो? उसकी बुझी हुई आंखों में एक हल्की सी उम्मीद झलकी। आसपास के सब लोगों की नजरें मुझ पर थीं। मैं एक पल सोचता रहा, क्या मैं सच में इन सब की उम्मीदों पर खरा उतर सकता हूँ? इस दुनिया में आने के बाद कितनी जिम्मेदारियां आ गई थीं, लेकिन धीरे धीरे मेरी नज़र में एक रिजॉल्व आया। सबकी उम्मीद भरी नज़रों के सामने मैंने जवाब दिया, हाँ मैं भगवान हूँ, चिंता मत करो, यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। शुक्रिया भगवान बिग भाई। उस लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शुक्रिया जो आप ऊपर से नीचे आए। म्याओ जीमिंग, जो यूजुअली मुस्कुराता भी नहीं था, वो भी हंस दिया। वाइट साहब महान है। सब घुटने टेक कर झुकने लगे। इस बार मैंने रोका नहीं, चुपचाप एक्सेप्ट किया। स्टेटस बार में एक नोटिफिकेशन आई, विलेज हीरो बफ मिला। मैं थोड़ा झुककर उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर बोला, यहाँ डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा। उसने जोर से सिर हिलाया। शुक्रिया भगवान बिग भाई। घर आकर मैंने प्रोफेशन ब्लॉग्स बनाना शुरू किया। लाइब्रेरियन के लिए लेक्टर्न, स्टोन मेसन के लिए स्टोन कटर, वेपन स्मिथ के लिए ग्राइंड स्टोन और सोर्ड स्मिथ के लिए क्राफ्टिंग टेबल। सब तैयार था। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। अगले दिन विलेज में गया तो देखा हर काम बाकायदा बटा हुआ था। मियाओ जिमिंग सच में कमाल का बंदा है, मन में तारीफ की। लेकिन वेशी की ट्रेनिंग देखकर मेरी सांस अटक गई। विलेज वाले खुद अपनी बॉडी पर सोड मार रहे थे। चेहरे लाल थे, एक्साइटेड थे। वेशी के सिग्नल पर ग्रिल्ड फिश खाकर रिकवर करते और फिर लग जाते। यार, इतना हार्श जरूरी है क्या? हाँ, जान की बाजी लगाकर लड़ना सीखना है। ल्यू विलेज की कंडीशंस देखकर यही सबसे सूटेबल लगा। डिवाइन फिश से रिकवरी फास्ट होती है। सबसे जरूरी बात, चाहे एक इंसान बचे, वो भी आखिरी दम तक लड़े। विलेज वालों को कोई शिकायत नहीं थी, तो मुझे भी कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। तभी गार्ड ने रिपोर्ट दी। ऑफिशियल्स आ गए। विलेज की डिफेंस कैसी दिखी? वुदारेन, विलेज में कोई स्पेशल डिफेंस नहीं, बस कुछ लोग वुडन सोर्ड्स लेकर दरवाजे पर खड़े हैं। कोई अजीब बात? एक बात है, लेकिन डेंजरस नहीं। विलेज के बाहर मशरूम शेप के घर हैं और एक बड़ी वुडन स्क्वायर बिल्डिंग है। अंदर कुछ जरूरी चीज शायद है। हाँ हाँ हाँ, ये रेल्स तो बिल्कुल बेकार हैं। कैवलरी चार्ज करो, बाकी फॉलो करो, मारो। कैवलरी देखकर भी विलेज वाले हटे नहीं। वो जम को और हंसी आई। बॉडी से कैवलरी रोकोगे? मरना है? उसने चिल्लाया, स्पीड बढ़ाओ, इन्हें रौंद दो। तभी एक झटके में विशाल लाल मशरूम्स जमीन से निकले और एक दीवार बन गई। कैवलरी रुक नहीं पाई, सीधे उस मशरूम वॉल से टकरा गई। घोड़े और सवार सब उलट पुलट हो गए। वो जैंग उस लाल दीवार को देखकर दंग रह गया। फिर होश में आकर चिल्लाया, इसे तोड़ो, इन रिबेल्स को मारो, हर हेड पर इनाम मिलेगा, मारो, इनाम लो। सोल्जर्स मशरूम वॉल पर टूट पड़े। जल्दी ही दीवार टूट गई। सामने एक विशाल सफेद बॉडी खड़ी थी। ये क्या है? सबकी बोलती बंद हो गई। मियाओ जी मिंग ने आगे आकर कहा, वाइट साहब का हुक्म है, अपना नेता हमें दो, बाकी जो सरेंडर करें उन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ लेदर आर्मर पहने, वुडन सोर्ड लिए विलेज वाले भी सामने आ गए। डरो मत, हम इतने हैं, इनसे डरना कैसा? किसी ने हिम्मत दिलाई। एक तीर वेशी के सिर की तरफ आया।
एक तेज आवाज हुई और वो तीर सीधे जमीन पर गिर गया। सोल्जर्स हैरान रह गए। तभी आयरन गोलेम को गुस्सा आ गया और उसने चार्ज कर दिया। वो तीर मारने वाला सोल्जर जिंदगी में पहली बार उड़ने का एक्सपीरियंस कर गया। राक्षस भागो! सब सोल्जर्स का हौसला टूट गया। भाग खड़े हुए। पीछा करो, टांगे तोड़ो, पकड़ के लाओ! एक आवाज पर विलेज वाले दौड़ पड़े। जल्दी जमीन पर घुटने टेके और लेटे हुए सोल्जर्स भर गए। बस नेता वू जेंग अभी तक नहीं पकड़ा गया था। ल्यूपिंग, तुम तेज दौड़ते हो, तुम जाओ। वू जेंग आयरन गोलम देखते ही पहले भाग गया था, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे रही थी। पीछे वाला बंदा रुक ही नहीं रहा था। वो हट्टा कट्टा इंसान कुछ खाता जा रहा था और स्पीड बढ़ती जा रही थी। मारो मत, मारो मत, सरेंडर है मेरा। भागना नामुमकिन देखकर वू जेंग घुटने टेक गया। लेकिन जब ल्यू पिंग पास आया तो उसने चाकू निकाली और वार कर दिया। लेकिन लेदर आर्मर पर चाकू टूट गई। क्या हुआ? बहुत चालाक बनते हो। लिू पिंग ने एक हैंड चॉप मारा। वूजेंग बेहोश। बेहोशी में वूजेंग को एक आवाज सुनाई दी। इनमें से ज्यादातर को आर्मी ने फोर्स करके लाया था। इन्हें रहने दो, विलेज में आराम करेंगे। जो सच में बुरे हैं उन्हें व्हाइट साहब के पास भेजो। कुछ देर बाद वूजेंग एक थप्पड़ खाकर उठा। वो मेरे बनाए अंडरग्राउंड रूम में था। चारों तरफ कुछ और सोल्जर्स भी बैठे थे। सबकी आंखों में हार। ये उनका नेता है, वूजेंग कांपती आवाज में बोला। व्हाइट साहब, मुझे माफ करो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाकी प्रिजनर्स से पता चल गया था कि इनमें सबसे बुरा वूजंग ही है। मैंने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, जान नहीं लूंगा, बस कुछ काम है तुमसे। अगले कुछ दिन मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, कई जरूरी बातें पता चली। फूड से टूटे हुए अंग डायरेक्टली ठीक नहीं होते, लेकिन जोड़कर खिला तो होते हैं। स्किन बर्न्स भी फूड से ठीक हो सकते हैं। एमसी का पॉइजन बहुत तेज है, 1 मिनट में जान ले सकता है। दर्द भी बहुत होता है। मिल्क से एंटीडोट होता है। मैं खुश होकर अंडरग्राउंड रूम में गया। सब कोनों में सिकुड़े बैठे थे। आ गया वो शैतान। वुजेंग दीवार से चिपका कांप रहा था। वुजेंग के अलावा बाकी सब जा सकते हैं, लेकिन विलेज में रहकर काम करना होगा। ढंग से रहे तो खाना मिलेगा, वरना। सोल्जर्स रो रो रोकर माथा टेकते हुए शुक्रिया बोलते हुए भागे। बाकी सबको भगाकर मैं वुजेंग के स्पेशल रूम की तरफ गया। प्लीज मुझे मार दो, सच में नहीं जानता था। भगवान जी तरस खाओ। वुजेंग का दिमाग टूट चुका था। देखने में ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ झेल चुका था। चलो, आखिरी एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने दरवाजा खोलकर उसे चलने का इशारा किया, लेकिन वूजेंग उठने की कोशिश करता रहा। टांगें कांप रही थीं। डर से चलना भूल गया था। मैंने जाकर उसे पकड़ लिया। ज्यादा हिलना मत, पहले गिरे तो मैं जिम्मेदार नहीं। मैं उसे पकड़े पकड़े नीचे वुडन ब्लॉक्स रखता जा रहा था और एक बकेट पानी नीचे रख दिया। एमसी में चाहे कितनी भी ऊंचाई से गिरो, अगर नीचे एक ब्लॉक पानी है तो कोई नुकसान नहीं होता। अब ये टेस्ट करना था कि ये मैकेनिक रियल वर्ल्ड में भी काम करती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई, वू जेंग का दिल डूबता गया। ये क्या करने वाले हैं? नीचे देखा तो लोग चींटियों जैसे दिख रहे थे। वू जेंग को लगा दिमाग खिसक जाएगा। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। मैं एक्साइटेडली प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। हमेशा से बंजी जंपिंग करनी थी, आज बिना रोप के ही सही। वू जेंग प्लेटफॉर्म पर पांव रखते ही पैरालाइज्ड हो गया। नीचे देख ही नहीं सकता था। तुम्हारा नाम वू जेंग है ना? हाँ जी, यही नाम है। सुनो, यह आखिरी एक्सपेरिमेंट है। मैं तुम्हें नीचे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुम सच में टूट गए तो खुद बच जाओगे। ये कहकर मैंने एक गहरी सांस ली, बाहें फैलाई। सब कुछ माया है। नहीं। मैंने डर को दबाया, आंखें खोली और कूद गया। नजारा दिल को हिला देने वाला था। मेरे मुंह से एक जोरदार आवाज निकली जो दूर तक गई। विलेज वाले चौंक कर ऊपर देखने लगे। व्हाइट साहब ऊपर से गिर रहे हैं। सब तनाव में उस तरफ दौड़े। पानी में परफेक्ट लैंडिंग। मैं जमीन पर लेटकर आसमान देखते हुए हंसता रहा। यह दुनिया सच में बहुत मजेदार है। ओल्ड ब्रो, ठीक हो? लियो शाओ एयर हांफता हुआ दौड़ आया। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। अगली बार तुझे भी साथ ले चलूंगा। खुश होकर विलेज में टहलने लगा। दूर सुनहरे वीट के खेत हवा में लहरा रहे थे। म्याओ मिंग को विलेज की जिम्मेदारी देने के बाद से हर छोटी बड़ी बात परफेक्टली मैनेज हो रही थी। एक हफ्ते से भी कम में आसपास के कई विलेजेस मिल गए। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफिशियल को पकड़ा था, कभी भी आर्मी आ सकती थी। बैंडिट्स भी बढ़ रहे थे। डिफेंस जल्दी मजबूत करनी होगी। विलेज हीरो बफ मिलने के बाद विलेज वालों के गिफ्ट्स में लावा मिला। अब वॉल बनाने का वक्त था। नए आए हो, भूख है तो और लो, कमी नहीं है। गांव फे गॉन गर्मागरम स्टीम्ड बन हाथ में लेकर हैरान था। व्हाइट साहब ने रिलीज करने के बाद उन्हें वॉल बनाने पर लगाया था। न मारपीट, न गाली, बल्कि रोज पेट भर खाना। आज हमने सबसे ज्यादा ब्लॉक्स कैरी किए। शाम को एग्स भी मिले। यार, जिंदगी कितनी अच्छी हो गई। सच में, आर्मी में तो काम भी ज्यादा था, खाना भी कम, ऊपर से तनख्वाह भी काट लेते थे। अच्छा हुआ उस वक्त भाग नहीं पाया। आयरन गोलेम ने टांग तोड़ दी, वरना ये दिन कहाँ देखता। तू कम स्मार्ट है। मैं तो फौरन अपने टेक दिए बिना सोचे। मिलिशिया वाले एक दूसरे को छींटे हुए खुश थे। सुना है अच्छा काम किया तो विलेज में प्रॉपर सोल्जर बन सकते हैं। उसमें रोज मीट भी है और व्हाइट साहब की डिवाइन एनर्जी भी मिलती है। सोने से पहले सब नहाने जाओ। नेता ने गांव फे गुआंग और बाकियों को कहा। ये तो लग्जरी है। गांव फे गुआंग ने वाटर पूल से बकेट भरी। मन में एक अजीब फीलिंग थी। पहले पीने को पानी नहीं था, अब नहाने को मिल रहा है। नहाने के बाद सब एक लाल मशरूम घर में आए। यहाँ सो। रात को गांव फे गुआंग उस मुलायम मशरूम रूम में नींद नहीं आई। दिन भर की सारी बातें सबसे अच्छे सपने जैसी लग रही थीं।
क्या मेरी जिंदगी में भी अच्छे दिन आ सकते हैं? तभी अंधेरे में कोई उसके पास सरका। हम रात को भाग रहे हैं, आएगा साथ? उधर प्लेटफॉर्म पर वो जन ठंडा और भूखा सिकुड़ा बैठा था। भगवान जी, सुन रहे हो? सच में गलती हो गई, प्लीज नीचे आने दो। वो बहुत डरा हुआ था, ऊंचाई से भी और खुद के किए हुए गुनाहों से भी। उन निर्दोष लोगों के चेहरे दिमाग से नहीं जा रहे थे। मेरे जैसे को 1000 बार मरना चाहिए। उधर गांव से गुआंग भागने के प्रपोजल पर सोचने लगा। उसके पास न जाने का एक बड़ा रीजन था। मिंग डायनेस्टी में एक बार आर्मी में नाम लिखा तो पीढ़ी दर पीढ़ी आर्मी में रहना पड़ता था। अगर वो नहीं गया तो छोटे भाई को जाना पड़ेगा। इस वक्त छोटे भाई को आर्मी में भेजना मतलब मौत के मुंह में भेजना था। वाइट साहब को पता नहीं चलेगा, उनकी पावर्स दबी हैं, वो सुन नहीं सकते, वरना कल ही पकड़ लिए होते। सुबह मियाओ जी मिंग ने रिपोर्ट दी। वाइट साहब, रात को कुछ लोग ल्यू विलेज से भाग गए। आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने नहीं रोका। थोड़ा रुककर बोले, सुबह जब बाकी मिलिशिया वालों को पता चला तो सब बहुत गुस्से में थे, खुद जाकर पकड़ लाने को तैयार थे। कैंप का माहौल भारी है, डर है कि आप उन सबको ब्लेम करेंगे। जाने दो उन्हें, मुझे पहले से पता था। मिंग डायनेस्टी का मिलिट्री सिस्टम ऐसा था, बड़ा बेटा मरा तो छोटा, वो गया तो बाप। परिवार में कोई भी मर्द बचा हो आर्मी में भेजो, सब मजबूर थे। आगे भी कोई जाना चाहे तो, जैसा आप कहें वाइट साहब। नियाज जिमिंग ने आदर से देखा। अच्छा हुआ इस दुनिया में वाइट साहब हैं, वरना क्या होता। गाओ फे गुआंग और उसके साथी चुपके से मशरूम रूम से निकले। बाहर वेशी खड़ा था। सब पकड़े गए, लेकिन सजा मिलने की जगह वेशी ने कहा, ये राशन रखो, 3 दिन का है, अब जाओ। सब रो पड़े। जब तक दिखते रहे गाओ फे गुआंग पीछे मुड़ मुड़कर देखता रहा। इस जन्म में मौका मिला तो जरूर वापस आऊंगा। रात को म्याओजे मिंग घर के बाहर बैठा था, मन नहीं भर रहा था। मुखिया जी, वाइट साहब को क्या पसंद है पता है? अचानक ही क्यों पूछ रहे हैं? लिu शिदे ने हंसते हुए कहा, वाइट साहब तो तुम पर भरोसा करते हैं, इतनी चिंता क्यों? न्योजे मिंग ने सिर हिलाया। मुखिया जी, मैं बचपन से बड़े घरों में रहा, उन अमीर लोगों का खाना पीना रहन सहन सब अलग होता था। मतलब तुम्हें लग रहा है हमारा विलेज वाइट साहब के लिए बोरिंग है? मियाँ जिमिंग ने हाँ में सिर हिलाया। हजारों सालों में कोई भगवान सच में नहीं उतरा। वाइट साहब उतरे तो इसका मतलब वो बाकी सबसे बहुत आगे हैं। उनकी असल जिंदगी एम्परर से भी बेहतर रही होगी, हम सोच भी नहीं सकते। फिर उसने उस ऊंचे टावर की तरफ इशारा किया। शायद वाइट साहब को ऊपर की दुनिया याद आती है, इसीलिए ऊपर देखना चाहते हैं। पावर्स अभी रिकवर नहीं हुई तो इस टावर से ऊपर देखते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए रुके हैं। तभी ऊपर से एक चीख सुनाई दी। वुजेंग ने खुद ही छलांग लगा दी थी। कुछ देर बाद वुजेंग बिस्तर पर कंफ्यूज होकर उठा। मैं कहाँ हूँ? फिर याद आया, उसे लगा था वो जीने के लायक नहीं, इसीलिए कूद गया था। लेकिन मैं मरा नहीं, भगवान जी ने झूठ नहीं बोला। वो रोया भी और खुश भी हुआ। नई शुरुआत करनी थी, पुरानी गलतियां सुधारनी थी। तभी दरवाज़ा खुला, मैं मुस्कुराते हुए अंदर आया। लगता है सच्चे दिल से पछताए हो। अच्छा हुआ, लेकिन अब एक जरूरी काम है तुम्हारे लिए। वाइट साहब के लिए सब कुछ करूंगा। वू जिंग ने बिना सोचे घुटने टेक दिए। म्याओ जिमिंग के साथ सिटी वापस जाओ, वहां अपना पेट्रोल का काम करते रहो। सिटी में तुम्हारा फेस लगता है, लोगों को साथ लाना आसान होगा। अभी बहुत बैंडिट्स हैं, वो जिनको यहाँ रखने से ज़्यादा यूजफुल वो सिटी में है। म्याओ जिमिंग का काम है सिटी के बेसहारा लोगों को विलेज लाना। रास्ते में चारों तरफ लाशें थीं, सबका दिल भारी था। राजा हो या गरीब, सबको तकलीफ है। म्याओ जिमिंग ने दुखी होकर कहा, बस जीमिंग जर्जी ठीक हो। वेशी मन ही मन सोच रहा था, वेशी कुछ गड़बड़ है, कोई पीछे आ रहा है। वेशी ने पलटकर देखा। सच में दूर से एक बड़ी ग्रुप उनके पीछे पीछे आ रही थी, 100 से ज्यादा लोग। जल्दी ही किसी विलेज वाले ने फेमिलियर फेसेस देखे। उनमें वैंग विलेज के लोग थे। वैंग अर की रेबल आर्मी मिल गई थी, आ गए। वेशी ने सीरियस होकर कहा। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि 100 के करीब लोग पीछे से आ गए। वेशी और बाकियों घेर लिया। वेशी और लिu पिंग ने स्टोन सोर्ड निकाली, बाकियों ने वुडन सोर्ड्स। हाँ हाँ, इन्हें देखो, लोहे की तलवार छोड़कर लकड़ी की। कैसे लोग हैं? घेरने वालों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। नेता ने आगे आकर कहा, हम वांग एयर के लोग हैं, नाम सुना होगा। हम बस सामान लेते हैं, जान नहीं, सब कुछ दे दो, जाने नहीं। म्याओ जेमिंग बिना घबराए आगे आया। हाथ में थोड़े चांदी के टुकड़े लिए और शांत आवाज में बोला, आप जैसे प्रिंसिपल वाले कम होते हैं, ये थोड़ी चांदी लो, बस इतने में हमें जाने दो। लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। मियाओ जिमिंग ने अंदाजा लगाया था यहाँ करीब 200 लोग हैं, एक के मुकाबले 7। हमारा पलड़ा भारी है, लेकिन आगे और बैंडेड्स मिल सकते हैं। जितना हो सके ताकत बचाकर रखो, पहले बात करो, फिर जरूरत पड़े तो लड़ाई। उस नेता जोंग गुआंग डाओ की नजर उन चांदी के टुकड़ों पर पड़ी, थोड़ा हेजिटेट किया। किसी ने कान में कहा, ब्रो ये लोग ल्यू विलेज के लगते हैं। जोंग गुआंग डाओ ने भौएं चढ़ाई। तुम्हें कैसे पता? वो बड़ा आदमी, मुझे याद है। उस आदमी ने लिu पिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया, मैंने उसे पहले देखा था जब मैं लिu जियाकुन गया था। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। चोंग गुआंग ने मन में सोचा, कुछ दिन पहले जब वो उनके गांव से गुजरे थे तब पता चला था कि उनके बड़े बुजुर्ग और बच्चों को लिu जियाकुन नाम के एक गांव ने अपने यहाँ रख लिया है। वांग एर ने कुछ लोगों को उस गांव देखने भेजा था, खुद शुक्रिया कहने जाना चाहता था। लेकिन जो लोग वापस आए उन्होंने बताया कि वो गांव थोड़ा अजीब है, लगता है कोई धार्मिक संगठन वाले रहते हैं वहाँ। वांग एर ने काफी सोचा
और आखिर में अपने लोगों को लियू जियाकुन से दूर रहने को कह दिया। इस मुश्किल दौर में किसी धार्मिक संगठन में शामिल होना भी उनके जैसे बागियों से तो बेहतर ही था। ये सब सोचते हुए चोंग गुआंग ने उनके हाथों में पकड़े लकड़ी के हथियार देखे और चुपचाप सिर हिला दिया। लगता है सच में दिमाग धो दिया है इनका। गुआंग भाई, क्या हम लूटेंगे? वो गांव सच में अजीब लगता है। लियू जियाकुन गए उस आदमी ने दिल से कहा। लियू जियाकुन वालों को छोड़ो, लेकिन पहले कंफर्म तो करना होगा। अरे, तुम लोग लियू जियाकुन के हो क्या? चोंग गुआंग ने पूछा। मियाओ झीमिंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, ये तो लियू जियाकुन के लोग हैं ना, छोड़ो यार। जैसे ही उन्होंने सुना कि ये लियू जियाकुन के लोग हैं, सबके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आ गई। उन्होंने जल्दी से अपने हथियार रख दिए और मियाओ झीमिंग के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगे। हा हा, ये तो अपनों से ही भिड़ गए। चोंग गुआंग ने अपने लोगों का रिएक्शन देखा तो राहत की सांस ली। उसके रिश्तेदार भी लियू जियाकुन में थे, तो वो भला उनसे क्यों लड़ता। ये गलती हमारी थी, आप लोग लियू जियाकुन के हो, माफ करना। अब जाइए, रास्ता खुला है, चोंग गुआंग ने कहा और अपने लोगों को हटने का इशारा किया। शुक्रिया, मियाओ झिमिंग ने हाथ जोड़कर कहा। जाते वक्त उसने वो थैला चोंग गुआंग को दे दिया जिसमें चांदी के टुकड़े थे। चोंग गुआंग उसे हैरानी से देखने लगा। ये चांदी रख लो, भाइयों में बांट लेना, कभी फुर्सत हो तो लियू जियाकुन आना। इन लोगों को दुनिया ने मजबूर किया था, पहले वाले डाकुओं जैसे नहीं थे। अभी भी इनमें थोड़ी इंसानियत बची है। मियाओ झिमिंग ने सोचा, क्या इन्हें लियू जियाकुन में लाया जा सकता है? एक बार आ गए तो जाएंगे कहाँ? और दूसरी तरफ आगे जाकर काउंटी टाउन में आना जाना होगा, तो इन्हें साथ रखने से काफ़ी झंझट कम हो सकती है। मियाओ झिमिंग की अच्छाई देखकर चोंग गुआंग का दिल भर आया। बागी बनने के बाद आज तक किसी ने उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया था। जब वो चले गए, चोंग गुआंग ने थैले का वजन महसूस किया, थोड़ा सोचा और अपने आदमी को हुक्म दिया, तू एक टुकड़ी लेकर दूर से उनके पीछे चल। रास्ते में कोई भी गड़बड़ करे तो वांग एर भाई का नाम लेकर भगा देना। जब काउंटी टाउन के करीब पहुंचे तब वापस आ जाना। रिश्ते में तो लेन देन होता है। वो लोग बागी हैं, लियू जियाकुन वाले आम लोग हैं। उनकी रेपुटेशन खराब नहीं करनी, इसलिए छुपकर साथ चलना ही ठीक रहेगा। वापस जाकर वांग एर भाई से बात करूंगा, अपने लोगों को समझाऊंगा। मियाओ झिमिंग को पता था कि पीछे से कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। कई बार डाकू आए लेकिन पीछे वालों के नाम से ही भाग गए। बाइशुई वांगेर जैसे खतरनाक इंसान से कौन पंगा लेता। आखिरकार बिना किसी बड़ी मुसीबत के काउंटी टाउन के गेट तक पहुंच गए और पीछे वाले भी वापस चले गए। अब काउंटी टाउन पहले जैसा आसान नहीं था। बस पैसे देने से एंट्री नहीं मिलती थी। गेट पर अब आर्मर पहने सोल्जर्स खड़े थे और अंदर आने वाले हर इंसान से कड़ी पूछताछ होती थी। जैसे ही उन्होंने मियाओ झीमिंग और उनके साथियों को आते देखा, तलवार और हथियार देखकर एक गार्ड ने भौहें चढ़ाते हुए चिल्लाया, पीछे वालों को रेडी रहो गेट बंद करने के लिए। रुको, देखो वो हमारे इंस्पेक्टर वूजन साहब तो नहीं है? और ये लोग लगता है पुराने सोल्जर सोंग वाले हैं। ये सच में जिंदा वापस आ गए? दूसरे गार्ड ने अचानक कहा। वो उस अजीब गांव से निकल आए। उन सोल्जर्स में कंफ्यूजन था। लियू जियाकुन का नाम अब उनकी रोज की चर्चा बन गया था। इस बारे में दो वर्जन्स थे। एक वर्जन था कि लियू जियाकुन एक अजीब गांव है, वहां कोई जादूगर है जो हाथ हिलाए तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। वहां एक बड़ा सफेद इंसानुमा जीव है, पूरा काले लोहे से बना, उसके नुकीले दांत हैं और वो लोगों की टांगें तोड़कर चीखें सुनना पसंद करता है। ये स्टोरी वैसे भी बड़ी वियर्ड थी, तो जो सोल्जर्स वहां से हार कर भागे थे उन पर कोई यकीन नहीं करता था। सबको लगता था वो बहाना बना रहे हैं। लेकिन जो मरने वाले जिंदा वापस आए, उनकी कहानी और भी हैरान करने वाली थी, एकदम किसी फेरी टेल जैसी। उनके मुताबिक वो सफेद जीव तो स्वर्ग का कारीगर था, शांत स्वभाव का था, लोगों को लाल फूल देना पसंद करता था। एक देवता बाई जियान जून अकेले ही वो चीजें वापस आ गई तो फिर से चैन नहीं मिलेगा। गेट के उन सोल्जर्स ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और मियाओ झिमिंग के लोगों को अंदर जाने दिया। काउंटी टाउन में घुसते ही वूझेन ने उन गेट सोल्जर्स को हुक्म दिया कि चाहे कुछ भी हो, मियाओ झिमिंग के लोगों को जाने से मत रोकना। फिर उसने मियाओ झिमिंग से बड़ी सावधानी से पूछा, अब यहाँ से अलविदा? भले ही टेक्निकली अब ये उसका इलाका था, लेकिन पहले जो हुआ वो अभी भी याद था। वूझेन की हिम्मत नहीं थी कि जरा भी एटीट्यूड दिखाए। बिल्कुल, मियाओ झिमिंग ने आगे कहा, लेकिन वो साहब बाई जियान जून ने जो काम सौंपा है वो मत भूलिएगा। हाँ बिल्कुल नहीं भूलूंगा। वूजिन मायूस चेहरे से हाथ जोड़कर चला गया। सच में बाई जियान जून बहुत समझदार हैं। वूजिन जैसे इंसान को भी बदल दिया। टीम में जो लोग वूजिन को जानते थे वो हैरान थे। आगे उसने कहा, बस अफसोस है कि जो लोग जियान जून के पास से वापस आए, उनसे चाहे जितना पूछो वो बताते नहीं कि वहाँ क्या हुआ था। नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि उन्होंने वहाँ बहुत मछली खाई। नहीं तो मछली देखते ही उल्टी क्यों आती है ना? पहले तो ऐसा नहीं था। सच में अच्छा लगता है, मैं भी मछली खाना चाहता हूँ उल्टी आने तक। अचानक सोल्जर्स की बात सुनकर मियाओ झिमिंग ने उस सोल्जर को एक नज़र देखा जो ऐसा कह रहा था, नहीं तुम नहीं चाहोगे। पहले की प्लानिंग सबको याद है ना? मियाओ झिमिंग ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। सबने सिर हिलाया। मियाओ झिमिंग ने गंभीरता से कहा, ठीक है, अब अलग अलग जाओ। काम खत्म होने के बाद उसी जगह इकट्ठा होना। सब लोग अलग अलग दिशाओं में निकल गए और कुछ 10-20 लोग हथियारों की देखभाल के लिए वहीं रुके।
वुझेन के हुक्म की वजह से सोल्जर्स ने उन्हें कोई परेशानी नहीं दी। उनमें से जी शिनान सबसे तेज था। वो कई गलियों से गुजरा, कुछ शॉर्टकट्स लिए। रास्ते का नज़ारा देखकर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। लियू पिंग जी शिनान के साथ था। उसका चेहरा गंभीर था। शहर के घरों और दुकानों को देख रहा था। जगह जगह तोड़फोड़ के निशान थे। सड़कों के कोनों में कूड़ा पड़ा था। जमीन पर सूखे खून के धब्बे थे। हवा में डर और बेचैनी फैली हुई थी। सड़क पे लोग बहुत कम थे, और जो थे वो भी घबराए हुए थे, जैसे पीछे से कोई आ रहा हो। शहर में रहने वाले लोग बहुत परेशान हो गए थे। इतने गरीब कि खाना खाना भी मुश्किल था। लेकिन रेस्टोरेंट्स और ढाबे टूटे फूटे जरूर थे, पर खुले थे। अंदर अमीर लोग बैठकर खाना खा रहे थे, दारू पी रहे थे, गाने सुन रहे थे और बाइशुई वांग गेर को गालियां दे रहे थे। सूखे की मार आम लोगों पर पड़ती है, खाना नहीं मिलता भी उन्हीं को है। लेकिन इन अमीरों पर कोई आफत नहीं। उल्टा जितना सूखा उतना ज़्यादा अनाज जमा करते हैं, दाम भी बढ़ाते हैं। क्योंकि खरीद ना पाए वो उनके लोग तो हैं नहीं। बीच बीच में सोल्जर्स गुजरते थे, हर राहगीर को चेक करते थे। कहीं से रोने की आवाज़ें आती थीं, बंद दरवाजों के पीछे से। ये सब लियू जियाकुन से बिल्कुल उल्टा था। क्या ये वही शहर है जो उसे याद था? अगर बाई जियान जून की हिफाजत न होती तो हमारा लियू जियाकुन भी शायद इससे भी बुरा होता। लियू पिंग बुदबुदाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ठंडे हो गए हो। दिल में सुकून था कि जियान जून है, जबकि जी शनान को सिर्फ एक ही बात की चिंता थी। बाबा, कुछ हुआ मत होना? आपने अभी तक जियान जून से मिलना भी नहीं हुआ? इधर उधर भटकते हुए जी शनान आखिरकार गू केवतान वाली गली तक पहुंच गया। वहां थोड़े लोग बाहर खड़े इलाज के लिए इंतजार कर रहे थे। वो लोग लगभग सभी पेट पकड़े दीवार से टिके बैठे थे। गू केवतान के अंदर से एक बूढ़े की आवाज़ आ रही थी। यह नहीं है कि मैं दवाई नहीं देना चाहता, लेकिन यह प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ बीमारी ठीक करती है, भूख नहीं मिटाती। चाहे जितनी खाओ, फायदा नहीं होगा। जी लाल साहब, बस एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। मुझे सच में तकलीफ है, पेट में जलन है। मेरे पास सिर्फ दवाई के पैसे हैं, बस एक बार दया करिए। थोड़ी देर चीज़ें उठाने रखने की आवाज़ आई। फिर उस थकी हुई आवाज़ ने कहा, लो ये जाओ, आधे घंटे बाद पियो। अब ये नंबर वाले आइए। जी लाओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी शिनान उस थकी हुई आवाज़ को सुनते हुए तेज़ कदमों से अंदर गया और ज़ोर से बोला, बाबा। शिनान वापस आ गया। बेटा, अच्छा हुआ आ गए। जल्दी आओ, इन मरीजों को देखो, अपनी मेडिकल स्किल्स चेक करो कि कम हुई या नहीं। जिमिंगजी ने खुशी से सिर उठाया और जो माथे पर शिकन थी वो थोड़ी ढीली हुई। मुस्कुराते हुए बोले, भाई थोड़ा रुकिए ना, अभी आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। लियू पिंग ने भोलेपन से हंसते हुए कहा और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जी शिनान दवाइयों की अलमारी के पास आया और मरीज देखने में हेल्प करने लगा। जल्दी ही बाहर के सभी मरीजों को देख लिया गया। जैसे ही थोड़ी फुर्सत मिली, जी मिंगजी ने दरवाजा बंद कर लिया। बाबा, आपके हाथ को क्या हुआ? जी शिनान से रहा नहीं गया। दवाइयां देते वक्त उसने देखा था कि जी मिंगजी के हाथ पर एक साफ निशान था। कुछ दिन पहले कुछ लोग यहाँ लूटने आए थे। चांदी लूटते तो चलो ठीक था, लेकिन उन्होंने दवाइयों की अलमारी भी उलट पलट दी, हर तरफ बिखेर दी। मैंने रोकने की कोशिश की तो ये निशान लग गया। जिमिंगजी ने बिना घबराए आराम से कहा, खैर दवाइयाँ ज़्यादा खराब नहीं हुई, बस बिखर गई थी। जी शिनान ने जल्दी से फिशिंग रॉड और भुनी मछलियाँ निकाली और जी मिंगजी को देते हुए रोनी आवाज़ में बोला, बाबा ये खा लीजिए। ये भुनी मछली सबसे पहले खाना। क्या ये मछली उन पहले वाले जादुई फलों जैसी है? मरे हुए को जिंदा कर सकती है, हड्डियाँ वापस उगा सकती है। जी मिंगजी खुद को रोक नहीं पाए। जी शिनान अपने बाबा का स्वभाव जानता था, इसलिए बोलने का मौका दिए बिना बोल दिया, ये मैजिक फिश जैन जून ने मुझे दी है, मेरे पास और भी है। इसका सच में असर होता है, हड्डियां ठीक हो जाती हैं। बाबा खा लीजिए, ये जियान जून की दी हुई चीज है, इसे यूं किसी को नहीं दे सकते। ठीक है। जी मिंग जी बहुत देर सोचते रहे, फिर खा लिया। उन्होंने देखा कि जख्म तेजी से ठीक हो रहा है और भावुक होकर बोले, सच में जादू है। जी मिंग जी की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वो दवाई जो हर बीमारी ठीक करती है, क्या तुमने देखी? जी शिनान ने सिर हिलाया और लियो जियाकुन में जो कुछ देखा वो सब बाबा को बता दिया। वो मैजिक मिल्क बड़ी स्पेशल थी, सिर्फ पूरी बकेट पीने से असर होता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो मिल्क गंदी नहीं होती थी। पीने के बाद ऐसा लगता था जैसे गायब हो गई। मुझसे झूठ नहीं बोला, वही दाढ़ी वाला बड़ा भाई जो हमें वहां ले गया था। अफसोस है वो मिल्क बहुत भारी थी, यहाँ लाना नामुमकिन था। जी मिंगजी चुपचाप सुनते रहे, बीच बीच में सिर हिलाते रहे। हाँ बाबा, क्या आपको कोर्ट का हाल पता है? बाहर कितने डाकू मिले? हमें 4-5 बार रोका। कोर्ट कब तक कुछ करेगी? जी मिंगजी ने ठंडे लहजे में कहा, अगले साल तक इंतजार करो। अगले साल? जी शिनान को अचानक गुस्सा आ गया, हंसी भी आई। अगले साल तक इंतजार किया तो डाकू और मजबूत हो जाएंगे, फिर रोकना और मुश्किल होगा। उसने दरवाजा कंफर्म करके देखा कि बंद है, फिर आवाज धीमी करके बोला, क्या सरकार के लोग गधे हैं? बादशाह भी देख रहे हैं इन डाकुओं को यहाँ लूटते? नहीं, बादशाह को पता नहीं। जी मिंगजी ने बेबस होकर कहा। उस शांसी इंस्पेक्टर हुटिंग यान ने यह सब दबा दिया है। कह दिया कि ये सब छोटे मोटे लुटेरे हैं, जब फसल आएगी तो खुद बिखर जाएंगे। और वो इंस्पेक्टर वुजेन कहीं गायब हो गया। लोग कह रहे हैं कि उसे किसी सफ़ेद जीव ने मार दिया। मुझे लगता है ये जियान जून का काम होगा। कुल मिलाकर अगले साल से पहले डाकू कम नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ेंगे। जी शिनान ने कहा, बहाना बस यह है कि वो ऊपर अपना गुनाह छुपा रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? एक दिन सब सामने आएगा तो पूरे घर को सजा मिलेगी। उसका घर नहीं लुट रहा ना। ये सरकारी लोग सब ऐसे ही होते हैं। पास में चुपचाप सुन रहे लियू पिंग ने मुंह बनाते कहा,
अब मुझे साफ समझ आ गया कि उन बड़े लोगों की नज़र में हम लोग इंसान भी नहीं हैं। शहर में लोग भूखे पड़े हैं और उस बड़े घर में लोग मांस खाकर दारू पी रहे हैं। कोई हैरानी नहीं कि इतने लोग बागी बन रहे हैं। ये ऑफिशियल्स तो जियान जून की एक उंगली की नहीं, एक बाल की भी बराबरी नहीं कर सकते। उसे याद था वो टैक्स वसूलने वाले और सरकारी लोगों का रवैया। जी मिंगजी ने सिर हिलाया और ठंडी सांस ली। अब तो ये खबर फैल चुकी है। लुटेरे और बेशर्म हो गए हैं। जो पहले कोर्ट की वजह से डरते थे वो भी अब बागी बन रहे हैं। आगे सिर्फ और बर्बादी होगी। वक्त खराब है। बाबा हमारे साथ चलिए, मैं इसीलिए आया था आपको लेने। जी शिनान ने धीरे से कहा। वो अपने बाबा का स्वभाव जानता था। हमेशा नेकी करते थे, बदले में कुछ नहीं मांगते। जियान जून की बात सुनकर तो और भी यकीन हो गया कि वो सही रास्ते पर हैं। इसी तरह चलते रहे तो अगली बार आने पर शायद मिले ही ना। यहाँ जियान जून जैसा कोई नहीं है जो प्रोटेक्ट करे। आपको खुद पता है इन लोगों की बीमारी भूख से है, हम कुछ नहीं कर सकते। जी शिनान ने रुक कर कहा। जियान जून के पास अब बहुत से रेफ्यूजीज आए हैं, उनमें से कुछ बीमार भी हैं। जियान जून अकेले सबका ख्याल नहीं रख सकते। वहां जाकर आप और लोगों को बचा सकते हो। यह सुनकर जी मिंगजी साफ हिचकिचाए। जी शिनान ने तुरंत आगे कहा। काल आपको याद कर रहा है, रोज पूछता है दादाजी कब आएंगे, आपसे रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। जी मिंगजी ने उन लकड़ी की अलमारियों को देखा, हाथ फेरा, जो वहां सालों से रखी थी। इस जगह पर पूरी जिंदगी गुजरी, छोड़ने का मन नहीं। जी मिंगजी ने कहा। शिनान जा और वो गू कैओतांग का बोर्ड उतार ला। वो बोर्ड बाप दादा से चला आ रहा है, वो नहीं छोड़ना। जब तक बोर्ड है गू कैओतांग है। बाबा आप मान गए? जी शिनान बहुत खुश हुआ और कहीं वो पलट न जाए इसलिए जल्दी से लियू पिंग को बुलाकर बोर्ड उतारने में हेल्प करने लगा। गू कैओतांग को अब नई जगह खोलना होगा। उधर एक दुकान पर मियाओ झीमिंग ने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा, यार इस रंग की कीमत पहले से करीब 20% कम क्यों है? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए दुखड़ा सुनाया, साहब आपको पता है कुछ दिन पहले डाकू शहर में आए थे। उन लोगों ने सारी चांदी अनाज जमा करने में लगा दी और ज्यादातर ट्रेडर्स अब इस शहर में आने से डरते हैं। बेचना मुश्किल हो गया है। आप इसे कम मत समझो। हमारी दुकान तो पूरे शहर में सबसे ज्यादा दे रही है। चाहे तो आसपास की दुकानों से पूछ सकते हो। जैसा उसने कहा, सच में यही सबसे ज्यादा प्राइस थी। वो रंग बेचकर सारे पैसे चांदी में बदल लिए। मियाओ झीमिंग उस दुकान से निकला और सब में पैसे बांट दिए। ये पैसे लो, याद रखो, अभी तुम्हें बड़ी दौलत मिली है, वापस जाकर दिखावा करना। मियाँ जिमिंग ने उन सभी साथियों को बार बार समझाया, जैसे कोई जैकपॉट लगाओ वैसे। अगर कोई पूछे तो पहले चुप रहो, फिर अधूरी बात करो। उस तरह जैसे कुछ बताना हो लेकिन बता नहीं सकते। जब लोग ज्यादा हों तब बताना। जितने ज्यादा लोगों को ला सको उतना बेहतर। हम उन्हें रख सकते हैं। स्तंभ, ये पैसे लो, कपड़ा, मोटा नमक और जो लिस्ट मैंने दी है वो सब सामान लाओ। और हाँ, प्योर नमक भी है तो ले आओ, मसाले भी मिले तो ले आना। ये जियान जून के लिए है, दुकान का सबसे अच्छा और महंगा सामान लेना, ज्यादा लेना। और देखो कोई दर्जी मिले तो उसे भी ले आना, मेरे ऊपर छोड़ो, हो जाएगा। मियाओ झीमिंग एक एक को काम बांटता रहा जब तक पास में बस 2-3 लोग नहीं बचे। तब उसने राहत की सांस ली। अब बस इंतजार करना था कि सब वापस आए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो यहीं वापस आकर पूछ सकते हैं। रुको, क्या कर रहे हो? मियाओ झीमिंग के साथ खड़े सोल्जर ने तलवार उठाते हुए पूछा। मियाओ झीमिंग ने मुड़कर देखा। एक ग्रुप उनकी तरफ आ रहा था। उनमें से एक को उसे पहचाना, शायद जब वो रंग बेच रहा था तब वो पास में था। ये साहब, क्या आपने उस दुकान में रंग बेचा था? एक भारी भरकम आदमी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन उसकी शक्ल से लग रहा था डरावना। गलतफहमी मत करो, हमारी कोई बुरी नीयत नहीं है। हम ट्रेडर्स हैं, कल ही शहर आए हैं। बस ये पूछना था कि आपके पास और रंग है? हम ज्यादा प्राइस पे लेने को रेडी हैं। ट्रेडर? आपकी शक्ल तो ऐसी नहीं लगती। मियाओ झीमिंग ने उस भारी भरकम आदमी को और उसके पीछे खड़े खतरनाक चेहरों वाले लोगों को ध्यान से देखा। साहब, आप मजाक कर रहे हो? उस आदमी ने बेबसी से कहा। इस मुश्किल दौर में शहर के बाहर घूमने वाले तो वही होते हैं जिन्हें मौत का डर नहीं। हाथ पैर टूट जाएं तो सामान तो दूर, खुद बचना मुश्किल हो जाता है। साहब आप सही कह रहे हैं ना, इसमें थोड़ी बात है। मियाओ झीमिंग ने सोचते हुए कहा, फिर बोला, साहब क्या आपको लग रहा है हम डाकू हैं? लाओ हमारा सामान दिखाओ। उस भारी आदमी ने तुरंत पीछे वालों को इशारा किया। उन्होंने अपने कंधों पर रखे बोझ नीचे उतारे और ऊपर से कपड़ा हटाया तो अंदर का सामान दिख गया। देखो साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आपको बता दूं, आपके रंग की क्वालिटी कोई साधारण नहीं है। इसे किसी दूसरे शहर ले जाकर बेचें तो आपकी दी हुई कीमत से कई गुना ज्यादा मिल सकती है। हम सच्चे मन से डील करना चाहते हैं, लेकिन इतने कम सामान से तो रास्ते का खर्चा भी नहीं निकलेगा। मियाओ झीमिंग की सतर्कता थोड़ी कम हुई, पर पूरा यकीन अभी भी नहीं था। हाँ, ये तो बस थोड़ा सा है, हमने अलग अलग जगह से खरीदा है, ये तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। साहब यकीन ना हो तो चलकर देख लो। ये शहर के अंदर ही है और सामान शहर की दीवार के पास रखा है। रास्ते में हम कुछ करें तो हम भी नहीं बच पाएंगे। मियाओ झिमिंग ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसका चेहरा एकदम शांत था। तब जाकर मियाओ झिमिंग थोड़ा ढीला पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, माफ़ करना, मेरी गलती थी। असल में इस दौर में इतने बदमाश हैं कि थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है। आप लोग बुरा मत मानिए। फिर उसने अपने साथियों से कहा, हथियार रखो यार, इस तरह तलवार सामने करके रखोगे तो लोग डरेंगे ना। मियाओ झिमिंग के साथ खड़े साथियों ने एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखा। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। झिमिंग भाई कभी खुद को साहब नहीं कहते। इन लोगों में कुछ तो है। साथियों ने सिर हिलाया।
लोहे की तलवारें रख दी और कमर में लगी लकड़ी की तलवारें निकालकर हाथ में मजबूती से थाम ली। उन तथाकथित ट्रेडर्स पर नजर टिकाए रखी। मियाओ झिमिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो इन्हें, इनका क्या करूं, हाथ में कुछ ना कुछ थामे रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, सतर्क न रहो तो लोग चट कर जाते हैं, और वैसे भी लकड़ी की तलवार ही है, कोई बड़ी बात नहीं। इस दुनिया में इतने रूल्स कहाँ होते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस आदमी ने खुलकर कहा, मेरा नाम यांग हेयू है। आपका नाम क्या है साहब? हेयू भाई, सच में दिल बड़ा है आपका। मियाओ झीमिंग ने हाथ जोड़कर बड़े जेनुइन अंदाज में कहा, मेरा नाम चियाओ मिनकाई है। यांग हेयू ने भी हाथ जोड़े। अच्छा तो चियाओ साहब हैं, मिलकर खुशी हुई। मियाओ झीमिंग ने आहिस्ते से पूछा, हेयू भाई, आपने कहा था रंग की कीमत और बढ़ा सकते हो, तो कितनी बढ़ाओगे? घबराओ मत, हमारे गांव में और भी है, काफ़ी ज़्यादा है। दुकान में जो बेचा वो तो बस थोड़ा सा था, लेकिन बेचे या नहीं ये तो आपकी नीयत देखकर तय होगा। चियाओ साहब, आप तो जानते हो हम बस थोड़ी मेहनत की कमाई करते हैं, रास्ते का खर्चा ही इतना होता है, इसलिए कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आप समझेंगे, यांग हेयू ने मुस्कुराते हुए कहा। 50%? मियाओ झिमिंग चिल्लाया, फिर खुद को संभाला और सोचने का नाटक करते हुए बोला, 50 तो थोड़ा कम है, ज़रा सोचना पड़ेगा। चियाओ साहब, 60 कर दें? एक और बढ़ाते हैं, 70, 80? चियाओ साहब, सच में इससे ज्यादा नहीं हो सकता, हमें भी तो कुछ बचना चाहिए। यांग हेयू की आंखों में एक झलक आई, उसे पक्के इरादे से कहा, ठीक है 80। मियाओ झीमिंग के होठों पर हल्की मुस्कान आई, चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था। 80%? यांग हेयू ने हंसते हुए कहा, 80%? साहब को एक पैसे की कमी नहीं होगी, मैं इतने सालों से इस दुनिया में हूँ, रेपुटेशन ही सब कुछ है, आपसे कोई धोखा नहीं होगा। मियाओ झिमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तय रहा। लेकिन हम अभी कहाँ मिलेंगे, हमारे कुछ लोग शहर में काम से गए हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, घबराओ नहीं, ज़्यादा देर नहीं होगी। अच्छा कोई बात नहीं, हम 1-2 दिन वेट कर सकते हैं। यांग हेयू ने सोचते हुए पूछा, साहब ऐसा करें, मेरा एक आदमी आपके साथ रहे, जब आप जाने के लिए रेडी हों तो वो हमें आकर बता दे। ठीक है। मियाओ झिमिंग ने थोड़ा रुककर कहा, वीसी इधर आओ। यांग हेयू ने आवाज लगाई। पीछे से एक दुबला पतला नौजवान आया। चियाओ साहब, देखो यह कैसा लगता है, यांग हेयू ने समझाते हुए कहा। हम सब में यही सबसे कम खतरनाक दिखता है, सोचा यह आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, यही रहे। मियाँ झिमिंग ने आराम से कहा। वे इसी आगे आया और भोलेपन से हंसते हुए बोला, चियाओ साहब, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मियाओ झिमिंग ने ठुड्डी उठाते हुए कहा, सब बात तय हो गई तो हम चलते हैं, चियाओ साहब जाइए। यांग हेयू और बाकी लोगों ने हाथ जोड़े। मियाओ झिमिंग के जाते ही यांग हेयू का चेहरा तुरंत बदल गया। हो, खुद को साहब कहता है, देखा नहीं खुद क्या पहना है। थोड़ी तारीफ की तो सच मान बैठा, और इतना लालची भी है, लेकिन ऐसे लोग ही तो आसानी से फंसते हैं। उसने झूठ नहीं बोला था, अगर सामने वाले ज्यादा मजबूत होते तो वो चुप रह जाते, लेकिन बाकी सिचुएशन में हाथ साफ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। शहर के गेट से अंदर आए और खुलकर घूम रहे हैं, तो ये बागी या डाकू तो हो नहीं सकते। यांग हेयू ने साफ सुना था, उस चियाओ मिनकाई ने गांव कहा था। एक गांव में कितना सामान होगा और कितने लड़ने वाले होंगे। हो सकता है ये झूठ हो, चियाओ मिनकाई नाम भी नकली हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा फायदा।